हम दोनों सगे भाई बहन थे, लेकिन किस्मत हमसे जुदा थी। बहन कामयाब होकर हथियार जादू में महारत हासिल कर लिया और एक वीर योद्धा बन गई, जिससे माता पिता का बदला लेना अब उसके लिए मुमकिन लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल से जुनून रखने वाला भाई रोज दिल से दुआएं मांगता रहा, लेकिन आखिरकार उसे सिर्फ एक ऐसी क्षमता मिली जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, दोबारा जिंदा होने की क्षमता। प्रार्थना सभा के मुखिया की सिकुड़ती भौहों को देखकर भाई समझ गया कि ये क्षमता जो जिंदगी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती थी, उसे कभी भी एक अच्छा योद्धा नहीं बनने देगी। आसपास के लोग इस बेकार समझे जाने वाले भाई को नीची नजरों से देखते थे, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन ने भी उसे नीचा समझा और उसे ये सब छोड़ देने को कहा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगर घटिया दर्जे का योद्धा बनकर ही सही, वो इस रास्ते पर चलता रहना चाहता था। लेकिन दिल को चीर देने वाली बात यह हुई कि उसके अपने साथियों के धोखे ने उसकी इस इकलौती उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। साथियों ने भागते वक्त उसे खाई में धकेल दिया ताकि वो खुद बच सके। कमजोर भाई उन असंख्य नरभक्षी जानवरों के सामने क्या टिकता। आखिरकार उन्होंने उसे नोच नोच कर खा लिया और उसकी जान चली गई। खैर, किस्मत से उसकी दोबारा जिंदा होने की क्षमता काम कर गई और उसे जीने का एक और मौका मिल गया। मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं राक्षसों के रूप में जिंदा होगा जिनसे वो नफरत करता था। वो भी सबसे निचले स्तर का, बात तक न कर सकने वाला कंकाल जैसा जीव। एक पल को उसके दिल में बयां न हो पाने वाला गम उमड़ आया। वो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ता था, फिर भी भूखा ही रह जाता था। शायद बहन ने सच कहा था, शायद उसे सच में ये सब छोड़ देना चाहिए था। उसकी आंखों के उन दो खाली गड्ढों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। क्या सच में सिर्फ ताकतवर लोगों का ही योद्धा बनने का हक है? मगर तभी अचानक वो आदमी उठकर बैठ गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि अब वो खुद एक राक्षस है। यानी अब वो भी राक्षसों की तरह लेवल बढ़ा सकता है, नई क्षमताएं हासिल कर सकता है और आगे चलकर शायद ऐसे लेवल के योद्धा जैसा ताकतवर भी बन सकता है। लगता है ये नया शरीर पूरी तरह बुरा भी नहीं है। अब अगले दिनों में उस आदमी ने चालाकी से मरने का नाटक करके इस गुफा के अंदर की भनक लेनी शुरू कर दी। जैसे कि उसने जान लिया कि सामने वाला डेयो एक तरह का राक्षस, कमजोर राक्षसों में से है, मगर फिर भी वो खुद सिर्फ पहले लेवल का था। सामने से उसका मुकाबला करना मुश्किल था। तभी डेयो का ध्यान जमीन पर हो रही एक हरकत की तरफ गया और उसी पल उसकी पीठ पीछे से आकर उस आदमी ने एक वार कर दिया। डेयो वहीं ढेर हो गया। सिस्टम की आवाज के साथ 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने की सूचना मिली और आदमी ने मन ही मन अपनी समझदारी पर गर्व किया। कितना अद्भुत दिमाग है मेरा। लेवल बढ़ने का पैनल देखते हुए उसे यकीन हो गया कि 5वें लेवल पर पहुंचते ही पहली बार उसका इवोल्यूशन होगा। मगर नीचे लेवल के राक्षसों को मारने से मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत कम था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आखिरी टारगेट तक पहुंचने में शायद कई दशक लग जाए। जल्दी ताकतवर बनने के लिए उसे कुछ ऊंचे लेवल के टारगेट्स ढूंढने होंगे। यही तरीका अपनाते हुए आखिरकार उसे एक 7वें लेवल का लाल आंखों वाला भेड़िया मिल गया। अगर वो इससे पार पा लेता है तो उसका एवोल्यूशन होने की जरूरत पूरी हो जाएगी। हालांकि उससे मुकाबला करना कहीं ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद उस आदमी को जल्द ही एक तरीका मिल गया। वो ये था कि लाल आंखों वाले इस भेड़िए की एक खासियत थी, चाहे वो किसी योद्धा की लाश हो या उसका बैग, दोनों ही उसकी दिलचस्पी का विषय होते थे। और सच में वैसा ही हुआ जैसा आदमी ने सोचा था। सिर्फ हड्डियों का ढांचा बची लाश को देखकर भेड़िया उसे छोड़कर सीधे उस बैग की तरफ बढ़ गया। बस यही वो पल था। आदमी ने मौका देखते ही अचानक हमला बोल दिया। जब तक भेड़िए को कुछ समझ आता तब तक एक लंबी तलवार उसके पेट में घुस चुकी थी। हालांकि वो वहीं नहीं मरा, लेकिन खाई में गिरने की वजह से वो मुश्किल से हिल पा रहा था। उसके पीछे पीछे कूदा आदमी जमीन पर गिरते ही उसने फिर से एक और वार कर दिया। आखिरकार वो इस शैतान जानवर से पार पा गया, लेकिन लेवल के अंतर की वजह से मरते मरते उस भेड़िए ने भी आदमी का एक हाथ तोड़ दिया। मगर एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते ही सब कुछ इसके लायक हो गया। आदमी को ये अजीबोगरीब शरीर और भी पसंद आने लगा था। अगले ही पल ढेर सारी एनर्जी उसके शरीर में समाने लगी और एवोल्यूशन के दौरान उसकी सभी टूटी हड्डियां भी धीरे धीरे जुड़ गईं। तभी एक तेज रोशनी चमकी और सिस्टम ने फिर से सूचना दी, एवोल्यूशन सफल रहा। डी लेवल का राक्षस, लाश खाने वाला भूत, फिर शव, नई क्षमता मिली, दोबारा उगना। उसने पाया कि राक्षस के एवोल्यूशन के साथ साथ उसका बाहरी रूप भी बदल रहा है। जल्द से जल्द इंसानी शक्ल वापस पाने के लिए उसने हौसला बढ़ाकर एक्सपीरियंस इकट्ठा करने का फैसला किया। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि राक्षस होने के नाते उसके पास कई तरह की क्षमताएं हो सकती थीं। इंसानों के मुकाबले जिनके पास सिर्फ एक ही क्षमता हो सकती थी, उसका ये राक्षसी शरीर और इंसानी दिमाग का मेल सच में बेहतरीन एस क्लास योद्धा बन सकता था। अपना सिस्टम पैनल देखकर आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। पहले इवोल्यूशन के बाद दोबारा उगने की क्षमता मिलने के बाद से आदमी ने आसानी से एक एक करके चूहे के राक्षस और सुअर के सिर वाले राक्षस को मार गिराया। भले ही उसे चोट लग जाती थी, दोबारा उगने की क्षमता उसे जल्दी ठीक कर देती थी और मरे हुए जीवों में से होने की वजह से उसे कभी थकान भी नहीं होती थी। बस एक ही कमी थी कि वो अब भी बात नहीं कर पाता। अगर बहन उसे इस हालत में देख लेती तो शायद भाई पहचानने से पहले ही उसे मार डालती। अपनी इकलौती बहन की खातिर भी उसे जल्द से जल्द इंसानी शक्ल वापस पानी थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज सुनकर आदमी चौकन्ना हो गया। उसे लगा कोई परी जैसा राक्षस पास आ रही होगी, लेकिन देखा
देखा तो वो इंसान थे और सबसे अहम बात कि उनमें उसकी बहन भी थी। हालांकि ये अंडरग्राउंड सिटी गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन आदमी ने नहीं सोचा था कि उसकी इतनी जल्दी इंसानों से मुठभेड़ होगी। उसी वक्त उनके बीच झगड़ा तेज हो रहा था। दरअसल दवा की शीशी कम पड़ने की वजह से बहन अपने साथियों पर बरस रही थी। बीच बचाव करती गुलाबी बालों वाली लड़की ने कहा कि हालात इतने भी बुरे नहीं हैं, आम चोट खरोंच को सिर्फ साफ पानी से भी धोया जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह सख्त मिजाज बहन अपनी बात पर अड़ी हुई थी। जो आदमी काम को गंभीरता से नहीं लेता, क्या वो हमारा सहारा बन सकता है? और ये कोई और जगह नहीं, अंडरग्राउंड सिटी है। अगर सच में किसी राक्षस ने काट लिया तो क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। एक पल को वो लड़का सन्न रह गया। यहाँ तक कि छुपकर देख रहे भाई के दिल में भी यही ख्याल आया कि सच में वो वही सख्त बातें करने वाली बहन है। हालांकि उसने गलत नहीं कहा था, लेकिन वो बहुत सख्त थी। मगर मन ही मन ढीला पड़ने की वजह से आदमी की उंगली दीवार से टकरा गई और आवाज हो गई। एक पल को सबके होश उड़ गए। बहन ने तुरंत अपना बर्फीला जादू का घेरा बना लिया और आवाज आने की दिशा में हमला बोल दिया। तेजी से आती बर्फ की सुइयां देखकर आदमी मन ही मन बोला, छोकरी तू बहुत ज्यादा बेदर्द है। उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। बर्फ के टुकड़े दीवार को चीरते हुए उसके हाथ को छू गए और अपनी ओट खोते ही वो सबके सामने आ गया। उस बेदर्द चेहरे को देखते ही आदमी समझ गया कि अब मुश्किल होगी, क्योंकि अब सिर्फ 14 लेवल का वो उन तीनों से कैसे लड़ सकता था। ऊपर से उनमें उसकी ताकतवर जीनियस बहन भी थी। ये मुर्दे खाने वाला भूत फिशव है जिसमें हीलिंग की क्षमता है। लीना ने सबसे पहले दुश्मन का एनालिसिस किया, तो हमें एक साथ मिलकर इसे खत्म करना होगा। डेरिक नाम के एक जवान ने भी प्लान बनाते हुए कहा। आदमी को शायद इस बात का अफसोस हुआ कि उसने उसके लिए सिंपैथी दिखाई थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उसकी अपनी बहन ने कही, सुरक्षित दूरी पर रहकर इसे घेर लो और फिर एक ही बार में खत्म कर दो। यही सबसे इफेक्टिव तरीका है ना? सोचा नहीं था कि सबसे बेदर्द आखिर में तू ही निकलेगी। छोकरी 18 लेवल की बहन के सामने आदमी जानता था कि उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इन तीनों के चंगुल से भागना भी उतना ही मुश्किल लग रहा था। मगर हालात इतने गंभीर थे कि उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ से आग के सांपों ने उसे घेर लिया, वहीं लीना ने एक झटके से उसके पीछे की रास्ता रोक लिया। मजबूर होकर आदमी को यह हमला सहना पड़ा। हालांकि वो इंसानों पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर उसने अब भी बचाव नहीं किया तो वो सच में मारा जाएगा। जैसे ही आग का तीर दोबारा आता दिखा, आदमी ने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर पत्थर उछाला और डेरिक के हमले को रोक दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो राक्षस उसके और भी करीब आ गया और जोर से उसकी छाती पर धक्का मारा। डेरिक की सांस उखड़ गई और वो वहीं बैठ गया, हिल नहीं पा रहा था। ये देख आदमी भागने लगा, लेकिन लीना ने अपनी स्पीड के दम पर उसे फिर से रोक लिया। आदमी जानता था कि अभी बचकर जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने वही दांव फिर से आजमाया और इंसानों के सामने मुड़ गया। दोबारा उगने की क्षमता के दम पर उसने बेधड़क ये हमला झेला और फिर हमला करने का नाटक करते हुए उसने उल्टे हाथ से उसका हथियार पटक दिया। किसी लाश खाने वाले भूत फिशव से स्ट्रैटेजी की उम्मीद न करते हुए ये इंसान हार गए और यही उस आदमी की प्लान थी। लेकिन अगले ही पल अपनी कामयाबी पर इतरा रहा आदमी फिर से सहम गया। बर्फ का तीर ये जादू का उच्चारण था। पलक झपकते ही अनगिनत बर्फ की सुइयों ने उसके बाएं पैर की ज्यादातर मांसपेशियां तोड़ दी और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। हजार सोच समझकर भी सबसे ताकतवर बहन को भूल गया। अब तो सच में वो मर जाएगा। मुश्किल से अपने शरीर को सहारा देकर खड़ा हुआ आदमी बची हुई ताकत से अपने घाव भरने लगा। हालांकि दोबारा उगने में बस 1 मिनट लगता, लेकिन क्या उसके पास अब 1 मिनट भी बचा था? सामने कैमिल, बहन का नाम, बेदर्दी से फिर से जादू पड़ रही थी। एक बड़े से जादुई सर्कल के बीचों बीच बर्फ का एक त्रिशूल बनकर उस राक्षस पर निशाना साध रहा था। अब बुरी तरह घायल वो मुर्दे खाने वाला भूत पूरी तरह बेबस था, मानो चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली हो। लेकिन लग रहा था कि वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपना गला दबाना शुरू किया और मुश्किल से एक ऐसी ध्वनि निकाली जिसे समझ पाना मुश्किल था। लेकिन सुनते ही कैमिल के चेहरे का रंग उड़ गया और राक्षस पर निशाना साधा गया। हमला अपनी जगह से थोड़ा हट गया। अपने साथियों के सवाल पर वो खुद भी नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। बस उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। बर्फ के उस विशाल त्रिशूल को देखकर आदमी ने मन ही मन राहत की सांस ली कि अपनी बहन का नाम पुकारने का दांव काम कर गया, नहीं तो अंजाम कुछ और होता। उधर उसका घाव भी भर चुका था। उसने देखा कि बहन फिर से जादू का उच्चारण कर रही है। इस बार उसने उसे कोई मौका नहीं दिया और पंजे बढ़ाए उसकी तरफ लपका। इससे डरकर बहन ने बीच में ही जादू छोड़ दिया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वो राक्षस मुड़कर अंधेरे में भाग गया। इससे कैमिल और भी हैरान हो गई। क्या ये कोई दांव था या फिर कोई और वजह थी? लेकिन उसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसे ऐसा क्यों लगा कि उसने अपने भाई की आवाज सुनी थी। लेकिन वो तो राक्षसों में तब्दील हुआ एक मुर्दा था। उम्मीद है उसने गलत सुना होगा। लेकिन बच निकलने वाला भाई अब भी डरा हुआ था। उसने तय किया कि अब से राक्षस ढूंढने के साथ साथ उसे इंसानों से भी बचकर रहना होगा। लेकिन जैसे ही वो उनसे उल्टी दिशा में जाने लगा, वो सन्न रह गया। उसने देखा कि उसकी बहन और उसके साथी अंडरग्राउंड सिटी के और अंदर की तरफ जा रहे हैं। इस बात का खतरा वो अच्छी तरह जानता था, क्योंकि इंसान अंडरग्राउंड सिटी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। यहाँ का
गहरा काला जादू लगातार इंसानों का क्षय करता रहता है, इसलिए पूरी तैयारी के बिना इंसान आमतौर पर अंदर नहीं जाते। वो उस खतरे से वाकिफ था, लेकिन अगर उन्होंने उसे फिर से देख लिया तो उसकी जान बचना मुश्किल था, इसलिए वो बस दूर से उनका पीछा करता रहा। लेकिन जल्द ही वो लोग रुक गए। सामने एक योद्धा की लाश पड़ी थी, जो इस बात का सबूत थी कि खतरा अब ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी कैमिल अंदर जाने की जिद पर अड़ी थी। उसके साथी अब आगे के खतरों को लेकर चिंतित होने लगे थे, लेकिन कैमिल बार बार यही कह रही थी कि उसने पहले भी कई बार अंदर तक जाकर एक्सप्लोरेशन किया है। अगर सब लोग अच्छी तरह से मिलकर काम करें तो मौजूदा लेवल पर भी ये मुश्किल नहीं होगी। यही वजह थी कि वो उसका साथ देना चाहता था। कैमिल के प्रति अविश्वास का एक बीज डेरिक के मन में पनप रहा था। उधर अंधेरे में छुपा आदमी चिंता के साथ साथ अपनी बहन के इस डिसीजन को समझ नहीं पा रहा था। हालांकि ताकतवर राक्षस सबसे गहरे हिस्से में इकट्ठा होना पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं। सतर्क रहना अंडरग्राउंड सिटी में सबसे पहला नियम है। फिर हमेशा सतर्क रहने वाली उसकी बहन आखिर ऐसा रिस्क क्यों उठा रही थी? लेकिन अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। आसपास का वातावरण लगातार धुंधला होता जा रहा था। फिर एकदम से 20वें लेवल का एक नरभक्षी राक्षस, जो आमतौर पर सबसे अंदरूनी हिस्से में रहता था, उनके सामने आ गया। लेवल और ताकत के इस अंतर में अगर वो भागने में कामयाब न हुए तो उनमें से किसी की जान जा सकती थी। आदमी ये कर सकता था कि वो उस नरभक्षी राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींच ले, लेकिन उसने जल्द ही ये ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मौजूदा शक्ल में वो ऐसा करता तो उन्हें लगता कि दो तरफ से घिर गए हैं और फिर उल्टा उनमें भगदड़ मच सकती थी। अचानक एक दीवार सामने आ जाने से टीम में भगदड़ मच गई, लेकिन अपने हथियार के जादू की ताकत के दम पर कैमिल को भरोसा था कि टीम वर्क से इस राक्षस का सामना किया जा सकता है। हालांकि डेरिक को इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे आगे आना पड़ा। लेकिन उसने अभी अभी जलती हुई तलवार उठाई ही थी कि नरभक्षी राक्षस ने डंडे से ऐसा मारा कि वो उछलकर दूर जा गिरा। उधर लीना ने मौका देखते हुए राक्षस के हमले के बीच के अंतराल में तुरंत उसकी पीठ पीछे पहुंचकर वार कर दिया, लेकिन राक्षस की रिएक्शन उसकी उम्मीद से कहीं तेज थी। लीना के सामने आते ही उसके मोटे मोटे डंडे ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। एक बेढंगे से किया गया वार लीना को बुरी तरह घायल करने के लिए काफी था। हालांकि तब तक कैमिल का बर्फीला जादू भी तैयार हो चुका था। एक साथ बर्फ के दो विशाल तीर राक्षस के जरूरी हिस्सों पर निशाना लगाकर दागे गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनमें से एक को डंडे ने आसानी से रोक लिया, जबकि बाकी बचे तीर को राक्षस ने सीधे हाथ से पकड़ लिया और जरा सा जोर लगाते ही उसे तोड़ डाला। कैमिल को यकीन नहीं हुआ कि उसका सबसे करिश्माई जादू भी इस राक्षस पर बेअसर साबित हुआ। ये सब देखकर आदमी और भी परेशान हो गया, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि उन लोगों में कोई तालमेल नहीं है। ये तो बस एक नाम मात्र की टीम थी। हालात खराब होते जा रहे थे, लेकिन कैमिल फिर भी एक बार और कोशिश करना चाहती थी। उसने फौरन अपने दोनों साथियों से कहा कि वो राक्षस का ध्यान भटकाते रहें, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन डेरिक मन ही मन हार चुका था। स्पीड और ताकत के इस अंतर में उसे राक्षस का सामना करने का कोई भरोसा नहीं रहा, और उस पल कैमिल की बातें उसे बस बैठे बिठाए हुक्म चलाने जैसी लग रही थीं। मगर सीधे भागना भी उस राक्षस के चंगुल से निकलना नामुमकिन था। लगता था उसके पास कैमिल की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लीना से जाकर दो शब्द करने के बाद दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान और गिल्ट दिखी। फिर दोनों बारी बारी से राक्षस के सामने आकर उसे उकसाने और उसका ध्यान भटकाने लगे, और कैमिल बस एक ही जगह खड़ी होकर अपनी सबसे ताकतवर बर्फीली शाखाओं वाली क्षमता आइस ब्रांच स्पेल के लिए जादू पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसका जादुई सर्कल बनकर तैयार हुआ, डेरिक मानो मौके की तलाश में था। उसने लीना को आवाज लगाई। अगले ही पल लीना वहां से गायब होकर डेरिक को लेकर कैमिल की पीठ पीछे जा खड़ी हुई। कैमिल ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे नाजुक पल में उसके अपने साथी उसे धोखा देंगे, लेकिन अब सामने से आता राक्षस उसे इस बात की परवाह करने का मौका नहीं दे रहा था। उसी वक्त उसकी बर्फीली शाखाओं वाली क्षमता भी पूरी हो गई। उसके राक्षसी दबदबे के आगे लग रहा था राक्षस भी डर गया था। पल भर में निकला बर्फ का तीर उसका एक हाथ आराम से काट गया, लेकिन बचाव के लिए तैयार न होने की वजह से कैमिल उसी का एक डंडा सहते हुए बनी। उसके कमजोर शरीर पर लगा जोर का वार उसे 10 मीटर दूर फेंक गया। बुरी तरह जख्मी राक्षस और भी बेकाबू हो गया। तभी डेरिक ने अपने दिल की बात कह डाली। शुरू से तुम्हारी ही गलती थी इतना अंदर आने की जिद क्यों की? और एक बात मुझे समझ नहीं आता, तुम अपने भाई को ढूंढने की जिद पर क्यों अड़ी हो? इतने लो लेवल का योद्धा गायब हो गया तो मरने के अलावा और क्या हो सकता है? क्या तो ये बात थी। उस आदमी को अब समझ आया कि असल में उसकी बहन हमेशा से उसकी फिक्र कर रही थी। साथ ही उसके पैर और भी तेजी से बढ़ गए। जैसे ही वो विशाल डंडा उसकी तरफ बढ़ा, लाचार कैमिल ने हार मान ली। लेकिन बेहोश होने से पहले उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उस बेवकूफ भाई की। इतना कमजोर होकर भी इतनी लापरवाही क्यों करता है? उसी वक्त हजारों मुश्किलों के बाद वहां पहुंचे आदमी ने उस राक्षस के सिर पर एक घूंसा जड़ दिया। हालांकि अचानक किए गए इस हमले ने राक्षस को रोक दिया, लेकिन अब उसे उसके सारे गुस्से का सामना अकेले ही करना था। हालांकि दोनों के लेवल्स में काफी अंतर था, फिर भी बहन के उसके एक हाथ को काटने की वजह से अब वो दोनों के बीच की दूरी कम कर पाया और पलटवार करने का रास्ता भी मिल गया। लेकिन बाएं हिस्से पर ध्यान लगाकर हमला करने के दौरान पता चला कि राक्षस के हमले का दायरा इतना बड़ा था कि उसके करीब पहुंच पाना अब भी मुश्किल था। अगर ऐसा है तो फिर बेकार के हमले करने का कोई फायदा
नहीं है। आदमी ने तुरंत स्ट्रैटेजी बदली और पूरी गंभीरता से उसके चक्कर काटने लगा। हालांकि ये काफी मेहनत का काम था, लेकिन अगर वो मक्खी की तरह उसके हमलों से बचता रहा तो इस बड़े से राक्षस को जरूर गुस्सा दिला सकता था। जल्द ही वो नरभक्षी राक्षस इस चिड़चिड़े हमले से तंग आ गया और गुस्से में अपने बड़े बड़े दांत दिखाते हुए आदमी पर झपटा। यही तो आदमी चाहता था, भले ही उसे अपना हाथ गंवाना पड़े, लेकिन उसे उस राक्षस के करीब जाना ही था। उसका निशाना छाती के अंदर छिपे दिल पर नहीं था, ना ही खोपड़ी से घिरे दिमाग पर, बल्कि उसने राक्षस के गले पर ही दांत गड़ा दिया। बस एक पल में वो विशालकाय राक्षस धड़ाम से गिर गया और उसकी जान चली गई। सिस्टम की सूचना के साथ ही उस आदमी ने एक साथ 4 लेवल छलांग लगा दी और सीधे 18वें लेवल पर पहुंच गया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्लान काम कर गई। उसकी चोट के बारे में कहने की जरूरत नहीं, उसे बस थोड़ा आराम करना था और वो फिर से ठीक हो जाता। सच में ये क्षमता कमाल की है। जब तक पूरी तरह से न मर जाऊं, कोई भी चोट भर सकता हूं। हालांकि अभी सबसे पहले बहन को किसी सुरक्षित जगह ले जाना जरूरी था। साथ ही वो ये भी जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बहन फिर से अंदर आएगी। अचानक वापस जाते वक्त उसे रास्ते में वही पुरानी तलवार मिल गई जो उसने खो दी थी। इससे उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। गुफा के द्वार पर एक आवाज ने 2 योद्धाओं का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि एक विकृत लाश खाने वाला भूत एक लड़की पर हमला करने वाला है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते एक तलवार आदमी के सिर के पास से निकल गई। राक्षस के वहां से जाते ही कैमिल को धीरे धीरे होश आया। भगाए गए उस राक्षस के बारे में उसे कुछ खास याद नहीं था। उसे बस इतना लगा कि किसी ने उसे बचाया और उठाकर कहीं ले गया, और वो एहसास बहुत जाना पहचाना था। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता। उसके साथियों ने पूछा, बहन ये तलवार तुम्हारी है? कैमिल ने देखा कि उसकी गोद में एक छोटी सी तलवार रखी है। अगले ही पल वही जाना पहचाना एहसास फिर से उमड़ आया, और जब उस पर बने अक्षरों को पढ़ा तो उसे समझ में आ गया, सच में उसका भाई मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। उस पल इतने लंबे समय की उदासी और गम के बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर दूसरी तरफ अंधेरे की तरफ भागते उस आदमी का सफर फिर से शुरू होने वाला था। लेवल ऊपर उठाने और एवोल्यूशन के रास्ते पर उसकी लगातार लड़ाई का मकसद सिर्फ एक ही था, जल्द से जल्द इंसानी शक्ल वापस पाना और अपनी बहन से मिलना। लेकिन ये छोटे मोटे राक्षसों से मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत कम था। अगर बड़े राक्षसों से लड़कर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। फिर भी वो उन जीवों का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि पिछली बार की जीत महज एक कोइंसिडेंस थी। अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आई तो चाहे उसके पास कितनी भी जाने क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन हालात हमेशा उसकी सोच के उलट ही जाते थे। तलवार थामे एक हाथ धीरे धीरे उस आदमी की पीठ की तरफ बढ़ रहा था। एक तेज लाल चमक के साथ उसके हाथ की तलवार 2 टुकड़ों में बंट गई। उसकी जबरदस्त ताकत ने उसे डरा दिया और वो पीछे हट गया। ध्यान से देखा तो पता चला कि ये 21वें लेवल का स्टोन गोब्लिन था, लेकिन यहाँ 20वें लेवल से ऊपर का राक्षस कैसे? आदमी हैरान था, लेकिन फिर लगातार हो रहे हमलों ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उस राक्षस के मुंह में बैंगनी रंग की रोशनी जमा होने लगी और अगले ही पल तेज आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसने बचाव के लिए हाथ आगे किया, लेकिन वो झुलस गया। सांस लेने का मौका मिलता उससे पहले ही उस चालाक पत्थर के भूत ने मौका पाकर एक और वार कर दिया। उसका सिर पत्थर से टकराया और दुनिया चकरा गई। आदमी समझ गया कि ये उसके बस का नहीं है। भागना ही एकमात्र रास्ता था, लेकिन इस बात का उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जीव इतना तेज भी होगा। पत्थर के भूत की बड़ी सी तलवार गिरने ही वाली थी कि आदमी ने पीछे हटने की बजाय उसके सिर पर एक घूंसा जड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस घूंसे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसकी एक बेढंगी चोट ने आदमी को दूर फेंक दिया। फिर भी जब वो भागना चाहता था, उसने देखा कि एक खाई उसका रास्ता रोके खड़ी है। उधर पत्थर का भूत भी पीछे आ लगा था और उसकी आग की लपटें फिर से उस पर बरसने लगी। लेकिन आदमी उसी दांव में 2 बार नहीं फंसने वाला था। उस बेवकूफ पत्थर के भूत को तब पता चला जब वो देखता है कि वहां पर आदमी कहीं नहीं है। असल में आदमी खाई के नीचे एक चट्टान की ओट में छुप गया था। उसे बस उस पत्थर के भूत के नीचे उतरने का इंतजार था। हजारों मीटर की ऊंचाई से गिरने पर चाहे कितना भी मजबूत शरीर क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। और वो तो बस पत्थरों से जुड़ा एक जीव ही था। मरने के बाद उसे एक 108 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और उसका लेवल 20 तक पहुंच गया। ये सच में हैरान करने वाला था कि आदमी ने एक बार फिर से अपने लेवल से ऊपर के राक्षस को मार गिराया। मानना पड़ेगा कि उसके दिमाग की काफी तरकीबें हैं और अब आखिरकार वो लंबे समय से प्रतीक्षित पल आ गया था। सिस्टम की आवाज के साथ ही पूरे शरीर में तेज हरी रोशनी फैल गई। धीरे धीरे उसकी त्वचा फटकर गिरने लगी और शरीर का गोश्त भरने लगा। इस बार का एवोल्यूशन और भी गहरा लग रहा था और उसे पहले से कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पत्थर के भूत का एवोल्यूशन होकर वो रूप बदलने वाला जानवर बन गया। पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। अब वो काफी हद तक इंसानों जैसा दिखने लगा था। लेकिन ये मास्क क्या है? इसे निकाला क्यों नहीं जा सकता? असल में ये एक तरह का मरा हुआ जीव था जो हमला करने के लिए इंसानों का रूप धारण कर लेता है। कहा जाता है कि जिसने भी इनका असली चेहरा देखा वो जिंदा नहीं बचा। ये बात तो इसमें कोई शक नहीं कि ये पत्थर के भूत से कहीं ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसके गुणों के पैनल से भी यही पता चलता है कि ये उससे ज्यादा ताकतवर है। और ये रूप बदलने वाली नई क्षमता देखकर आदमी इसका यूज करके फिर से इंसान बनने का एहसास पाने के लिए बेताब था। अगले ही पल उसके चेहरे का वो मास्क हवा में उछल गया और पूरे शरीर से रोशनी फैलने लगी। उस साफ पानी की सरफेस पर सच में उसकी पुरानी शक्ल नजर आने लगी।
ये तमाशा देखकर वो आदमी हैरानी से चीख पड़ा। उसने ये भी देखा कि उसकी आवाज भी वापस आ गई थी, हालांकि अभी थोड़ी भारी थी, लेकिन इस हालत में वो आसानी से लोगों के बीच जा सकता था। लेकिन फिर उसे एक नई परेशानी नजर आई। ये रूप बनाए रखने के लिए लगातार उसकी ताकत खर्च हो रही थी। एक बार ताकत खत्म हो जाने पर यह रूप भी खत्म हो जाएगा। हालांकि लगातार मजबूत होते जाने से ये रूप बनाए रखने का समय बढ़ता जा सकता था। इससे उस आदमी को भविष्य के और बदलावों की और भी उम्मीद जगी। लेकिन अचानक आए भूकंप ने उसकी ये सोच तोड़ दी। दरअसल ये एक बड़ी तबाही की शुरुआत थी। कहा जाता था कि प्राचीन काल के राक्षस मरने के बाद धरती के अंदर दब जाते थे और उनकी बची हुई ताकत से ही ये भूमिगत शहर बने थे। लेकिन जब ये ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो संतुलन बिगड़ जाता था और अनगिनत राक्षस इन शहरों से बाहर निकलकर दुनिया में तबाही मचाने लगते थे। शायद इसीलिए वो दो राक्षस इस इलाके में आ गए थे। उस आदमी ने अपने मन में ये अंदाजा लगाया, लेकिन कम जानकारी होने की वजह से वो पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। वो सोच में ही डूबा हुआ था कि तभी एक जाना पहचाना राक्षस आसमान से गिरा और तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि अब ये सब बातें भी इतनी आसानी से सच होने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इंसानी रूप में उसके पास हमला करने के लिए वो नुकीले पंजे नहीं थे। पत्थर फेंकने से उस राक्षस को कोई नुकसान नहीं हो रहा था और उसका शरीर भी जल्दी थक जा रहा था। आग की लपटें आती देख उस आदमी को पहले से पता था कि राक्षस आगे क्या करेगा। अगले ही पल उसके शरीर पर फिर से नुकीले पंजे आ गए और उसने राक्षस के चेहरे पर एक घूंसा मारा। फिर लगातार किए गए हमलों से उस राक्षस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जल्द ही टूटा हुआ राक्षस सिर्फ एक सिर के साथ किनारे पर लुढ़क गया। लेवल का फर्क मिटने के बाद से उस आदमी के लिए इस तरह के राक्षस को हराना आसान हो गया था। उसे लगने लगा था कि और भी कई राक्षस आ जाएं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, और असल में ऐसा ही हुआ भी। अगले ही पल एक साथ 3 पत्थरीले राक्षस उस आदमी की तरफ झपट पड़े। लगता है अब से उस आदमी को कोई बड़ी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन इन राक्षसों में ताकत तो बहुत थी मगर अक्ल की कमी थी। उस आदमी ने एक छोटी सी ट्रिक से उनका पीछा छुड़ा लिया, लेकिन जो इलाका पहले सेफ समझा जाता था वहां लगातार ये खतरनाक राक्षस आ रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि वो बड़ी तबाही सच में आने वाली थी। अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। तभी अचानक एक आवाज ने उस आदमी को चौकन्ना कर दिया। वो पहचान गया कि ये इंसानों के पैरों की आवाज थी। इस टीम ने भी अभी अभी आए भूकंप और पत्थरीले राक्षस का सामना किया था, लेकिन इस खतरे से निपटने को लेकर टीम में ही राय बट गई थी। टीम लीडर फ्रैंक का कहना था कि इस मुसीबत के बढ़ने से पहले ही इससे निपट लेना चाहिए, लेकिन जिराल्ड इस रिस्क के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि इस तबाही ने भूमिगत शहर की स्थिति और भी पेचीदा बना दी है। बिना किसी ठोस जानकारी के किसी दैत्य से भिड़ना बेवकूफी होगी। फ्रैंक किसी पर जोर जबरदस्ती करने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने मजाकिया लहजे में कहा, तो फिर क्या हुआ? मुझे यकीन है कि तुम्हें उस दैत्य के पास मौजूद कीमती जादुई सामान जरूर पसंद आएगा। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये तबाही और बिगड़ी तो सिर्फ कस्बे ही तबाह नहीं होंगे, बल्कि इससे हजारों परिवार प्रभावित होंगे। शैली का इसका साथ देना इसलिए भी था क्योंकि उसने खुद ऐसा एक दंश झेला था। लेकिन करेजस होने का मतलब ही है लोगों की रक्षा करना और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना, है ना? फ्रैंक ने एक बार फिर उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन तभी जिराल्ड ने अचानक तीखी नजरों से देखा और बिना एक पल घंवाए अपना तीर चला दिया। उसे आर्टेमिस की आंखों का आशीर्वाद प्राप्त था और उसने चट्टान के पीछे छिपे उस आदमी को भांप लिया था, लेकिन उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। वार्निंग मिलने के बाद उस आदमी ने समझ लिया कि अब छुपने से काम नहीं चलेगा। अगले ही पल उसने इंसानी रूप धारण किया और बाहर आकर कहा कि वो भी एक साहसी है और डकैतों के डर से छिपा हुआ था। एक इंसान को देखकर फ्रैंक ने तुरंत उससे आने को कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ये अजनबी थोड़ा ज्यादा ही सतर्क लग रहा था। फ्रैंक ने भी महसूस किया कि उसके कपड़े भले ही फटे हुए थे, लेकिन शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। लगता था कि वो कोई आम साहसी नहीं था। दोनों के बीच का ये अजीब सा तनाव उस आदमी के लिए परेशानी का सबब बन सकता था। अगर वो लोग बहुत सवाल करने लगे तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब क्या करे, और दिखावा करे या पहले ही हमला कर दे? आखिरकार उस बिना दिमाग की शैली की बदौलत ये गतिरोध टूटा। उस वक्त तो जिराल्ड भी डर गया था और उस आदमी के पास भागने का एक अच्छा मौका था। उसने डरा हुआ होने का नाटक किया और गुफा के अंदर की तरफ भाग गया। फ्रैंक ने जिराल्ड को तीर चलाने से रोक दिया। भले ही वो आदमी कितना भी सस्पिशियस क्यों ना हो, उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब सवाल ये था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जिराल्ड का आखिरी जवाब फ्रैंक के लिए हैरान करने वाला था। भले ही वो मुंह से दैत्य से भिड़ने को लापरवाही बता रहा था, लेकिन आखिर में उसने भी उनके साथ भूमिगत शहर में चलने का फैसला कर लिया। आखिरी में एक जिद करते हुए उसने कहा, मैं तो बस पीछे से हमला करूंगा, कुछ गड़बड़ लगी तो भाग जाऊंगा। शायद ये उसकी सावधानी जाहिर करने का तरीका था, लेकिन आखिरकार वो गिल्ड की सबसे ताकतवर टीम थे। अगर वो इस समस्या से नहीं निपट सकते तो और कौन निपटेगा? उस आदमी ने भी इसी तर्क से खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। हालांकि वो भी इन लोगों के बिना किसी तैयारी के दैत्य के सामने जाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उन्हें समझा पाना मुश्किल था। हो सकता है आखिर में लड़ाई ही हो जाए। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो इंसानी रूप में रहते हुए
अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उनके साथ जाने का मतलब सिर्फ मुसीबत मोल लेना हो सकता था। साथ ही उसकी असली पहचान भी खुल सकती थी। उस आदमी ने दिमाग में ये सब सोच सोच कर खुद को समझाने की कोशिश की कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके दिल में एक आवाज उसका विरोध कर रही थी। आखिर वो बिना किसी खासियत के भी योद्धा क्यों बना रहा? इतने ताने और बुरा भला सुनकर भी उसने हार क्यों नहीं मानी? जब हर कोई जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहा था, तो वो सिर्फ अपनी पहचान खुलने के डर से कैसे पीछे हट सकता था? उस पल उस आदमी के मन में कोई झिझक नहीं रही। अपने इरादे और सपने के लिए उसने उस लड़ाई को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। पता चला कि उस आदमी से अलग होने के बाद तीनों की टीम को जल्द ही उस दैत्य का सामना करना पड़ा, लेकिन राक्षस की ताकत उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। पूरे 30 लेवल का वो दानव उन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। फ्रैंक की तलवार चाहे उसके बिना किसी सुरक्षा वाले हाथ पर भी लगे, वो उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। शैली ने अपनी पूरी ताकत से एक वार किया, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पर बस हैरानी ही थी। ऐसा ही हाल जिराल्ड के साथ भी हुआ। उसका तीर तो सीधा लगा, लेकिन राक्षस की खाल पर आते ही वो टूट गया। हालांकि उन्हें ये पता चल गया था कि उस राक्षस की कमजोरी उसके पेट वाली आंख थी, लेकिन उसकी तलवारों के बीच से उस तक पहुंच पाना आसान नहीं लग रहा था। अपनी तरफ आती तलवार को देखकर फ्रैंक ने अपने साथियों के लिए मौका बनाने के लिए उसे सीधे टक्कर लेने का फैसला किया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ये राक्षस जादू का भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके पैरों के नीचे जादुई चिन्ह जगमगाने लगा और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। तेज गर्मी ने फ्रैंक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बस एक पल के स्पर्श ने ही फ्रैंक के हाथ को बुरी तरह से जला दिया था। शैली के निराश चेहरे को देखकर फ्रैंक ने समझ लिया कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। एक शुद्ध प्रकाश का वार करते हुए वो फिर से उस दैत्य पर झपटा। जलन के दर्द को सहते हुए भी उसे लड़ना ही था। फिर अपनी सारी ताकत लगाकर उसने एक ऐसा क्रॉस वॉर किया जिससे राक्षस के सिर पर दरार आ गई। फ्रैंक के इशारे पर जिराल्ड ने भी तीर चला दिया, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं रहा। उल्टा इस दर्द ने राक्षस को और भी खूंखार बना दिया और उसके एक भारी वार से पहले से थका फ्रैंक बेहोश होकर गिर गया। मामला बिगड़ता देख जिराल्ड ने तुरंत शैली को भागने के लिए कहा, लेकिन शैली फ्रैंक को वहां से खींचना चाहती थी। उसके पीछे छोड़ जाने का मतलब था कि एक लड़की को आगे कर दिया जाए। ये मंजूर नहीं था जिराल्ड को। तीरंदाज होने के बावजूद उसे फ्रैंक की जगह लेनी पड़ी और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आगे क्या होगा। अब शैली के पीछे एक और आदमी गिर चुका था। उस पल जिराल्ड को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने उनके साथ आने के लिए जिराल्ड पर दबाव डाला था, जो कि शायद सेफ बाहर निकल सकता था। दैत्य की तलवार नीचे आती देख शैली ने अपनी मौत को सामने पाया, लेकिन धातु की टक्कर की आवाज के बाद उसे लगा कि कोई चोट नहीं पहुंची। उसने देखा तो सामने वहीं आदमी खड़ा था। तलवार से बहते खून को देखकर शैली की सांस रुक गई। लगभग मरते मरते जिराल्ड को यकीन तो था कि ये आदमी कोई और ही है, लेकिन उस वक्त उसे लगा कि शायद यही उसकी पूरी ताकत थी। हकीकत में वो आदमी पीछे नहीं हट रहा था। उसके जख्म का दर्द उसे और ज्यादा लड़ने का जुनून दे रहा था। उसने एक अनएक्सपेक्टेड तीर चलाया जो राक्षस की आंख को जख्मी कर गया। अचानक हुए इस दर्द ने राक्षस को पूरी तरह बेकाबू कर दिया और उस आदमी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके हमले के दायरे से बाहर निकलकर अपने जख्म भर लिए। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। राक्षस के चारों ओर फिर से आग का भंवर उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्मी से बचने के लिए उस आदमी ने और पीछे हटना चाहा, लेकिन पीछे एक चट्टान थी जिसने उसका रास्ता रोक दिया। आता हुआ वार टालना नामुमकिन था। क्या वो मर जाएगा? शैली चिंता से चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल नुकीले पंजों वाले हाथ ने आती हुई तलवार को जकड़ लिया और उस आदमी ने उसी पल राक्षस की आंख में अपनी तलवार घोंप दी। दर्द से कराहने की आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। शैली को समझ नहीं आ रहा था कि जब राक्षस ने उस आदमी पर वार किया था तो राक्षस क्यों चीख रहा है। असल में उसके चारों ओर घूमती आग की लपटों ने उस आदमी के लिए यह छुपाने का बहुत अच्छा मौका दे दिया था कि उसके हाथ फिर से राक्षस जैसे बन गए थे। लेकिन इस आग ने उस आदमी को भी काफी परेशान किया। इतना गंभीर जख्म होने के बावजूद राक्षस की ताकत उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि ये लगातार हो रहे हमले राक्षस की आखिरी कोशिश थी। वो भले ही अपने जादू से उसकी आग को झेल रहा था, लेकिन उसकी अपनी ताकत भी खत्म हो रही थी। उसे यकीन था कि ये राक्षस भी अब बस दम तोड़ रहा था और इसलिए जरूरी था कि पहले इस आग के दायरे से बाहर निकला जाए ताकि ताकत बर्बाद ना हो। लेकिन ऐसा लगा कि उस जानवर ने उसकी मंशा समझ ली और उसे ये मौका ही नहीं दिया। ये देख जिराल्ड ने समझ लिया कि अगर यूं ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। गंभीर चोट के बावजूद वो किसी तरह अपने धनुष तक पहुंचा और आखिरी ताकत से तीर चला दिया। हो सकता है कमजोरी की वजह से ये तीर सीधे राक्षस पर न लगे, लेकिन वो एक चट्टान से टकराकर गिरा और उस आदमी के लिए सांस लेने का एक पल ले आया। अगले ही पल उसके हाथ का तीर राक्षस के पेट वाली आंख में जा धंसा। असहनीय दर्द से राक्षस लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। बार बार हो रहे इस हमले ने उसके पेट की आंख को बुरी तरह से कुचल दिया था। उसका यह दर्दनाक संघर्ष उस आदमी के आखिरी वार के लिए सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उसके पास बची इकलौती तलवार राक्षस के पैरों के पास थी, जहां से उसे लेना नामुमकिन था। ये गोल्डन मौका हाथ से निकलता जा रहा था। भले ही इससे उसकी असली पहचान खुल जाती, उस आदमी के पास अब दोबारा अपने पंजे इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ताकत पूरी तरह खत्म होने से पहले वो बिना किसी हिचक के फिर से राक्षस की तरफ लपका
और अपने पंजे उसके पूरी तरह चूर चूर हो चुके पेट में घोंप दिए। एक साफ सी फटने की आवाज के साथ वो राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। भूमिगत शहर की सारी टूटी फूटी ताकत सिर्फ इसी दैत्य में जमा थी। उसके मरते ही यहाँ की सारी व्यवस्था वापस लौट आएगी। और हाँ, इस राक्षस को मारने का इनाम भी बहुत बड़ा था। उसे लगातार 4 लेवल चढ़ गए और इससे उस आदमी को अपने फ्यूचर को लेकर और भी उम्मीदें जग गईं। वो इतना खुश था कि उसे पास आती शैली का भी ध्यान नहीं रहा। आपने हमें बचा लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरा नाम शैली है। उसकी आवाज ने उस आदमी का ध्यान खींचा। वो डर गया और जल्दी से अपने सामने दिख रहे जीव के नाम वाले पैनल को ढंकने लगा। आपका नाम क्या है? लड़की के इस सवाल का जवाब देने के मूड में वो आदमी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 अंक की ताकत बची थी, जिससे उसका ये रूप भी बरकरार नहीं रह सकता था। फिर शैली की हैरान नजरों के सामने वो आदमी एक बार फिर वहां से भाग गया। लेकिन जब फ्रैंक ने राक्षस का विशाल जादुई पत्थर निकाला तो उन सबको यकीन हो गया कि ये सब सच था। लेकिन फिर भी उन्हें हैरानी हो रही थी कि इतना शक्तिशाली साहसी उन्होंने पहले कभी सुना क्यों नहीं। क्या सच में शैली की तरह ये कोई राजकुमार था जो गुपचुप तरीके से ट्रेनिंग ले रहा था? लेकिन सिर्फ जिराल्ड ही जानता था कि शैली ने फिर से उसे अपनी नजरों में खूबसूरत बना दिया था, क्योंकि असल में वो आदमी बिल्कुल बीमार और कमजोर लग रहा था। उसी समारोह में मौजूद एक लड़की के मन में बेचैनी थी। चाहे सच में कोई अकेला ही 30 लेवल के राक्षस को हराने वाला साहसी हो या ना हो, उसे बस इतनी फिक्र थी कि उसका भाई कहीं इस लड़ाई में न फंस जाए। हालांकि दैत्य के मर जाने से कम पश्चिम की गुफाएं अब सेफ थीं, लेकिन उसका भाई इससे सहमत नहीं था। डंजन में उस आदमी ने कई दिनों तक लगातार शिकार किया, लेकिन दैत्य के मरने के बाद से कोई ताकतवर राक्षस नहीं मिला। उसकी तरक्की रुक गई थी, इसलिए उसे किसी नई डंजन के बारे में सोचना पड़ा। इसके लिए उसे इंसानी दुनिया में जाकर जानकारी जुटानी थी, लेकिन अपने दांतों और चेहरे के निशानों को छुपाना, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में घूमना फिरना मुश्किल था। इसलिए उसने किसी पिछड़े और बर्बाद कस्बे को अपना निशाना बनाया। दूसरी तरफ राजधानी के लायंस गिल्ड में फ्रैंक ने उस इनाम को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था। हालांकि ये सब उसी अजनबी की वजह से मिला था, लेकिन चूंकि उसने खुद ही उनके सामने आना छोड़ दिया था, फ्रैंक ने कहा कि अगर वो कभी वापस आए तो उसका हिस्सा उसे लौटा देंगे। साथ ही फ्रैंक ने अपने हिस्से में से कुछ सिक्के निकालकर शैली को दे दिए। शैली ने पहले तो मना किया, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि इसे अपने घर जाने के खर्चे के तौर पर रख ले, क्योंकि वो बहुत दिनों से घर नहीं गई थी। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है। वो सब जानते थे कि पिछली बड़ी तबाही के बाद से शैली का घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और अब वो जगह उपद्रवियों और बुराई का अड्डा बन चुकी थी। शैली जो भी पैसे कमाती थी वो सब उस चर्च को दे देती थी जहां वो पली बड़ी थी। लेकिन इसका शायद ही कोई मतलब था, क्योंकि कहा जाता था कि ये साम्राज्य इसी सदी के अंत तक इन भूमिगत शहरों में समा जाएगा। ऑन्टफील्ड शहर की गंदगी के बीच भी वहां के लोग उतने बुरे नहीं लग रहे थे। ये उस आदमी के लिए बड़ा हैरान करने वाला था। आखिरकार इंसानी दुनिया में वापस आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो खुद इंसान था, उसने अपने साथियों से इस जगह के बारे में सुना था, लेकिन सुनी हुई बातों के उलट यहाँ उसने कोई खास तबाही नहीं देखी। यह व्यवस्थित और बेकाबू सा कस्बा उसके लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन जल्द ही उसे इस जगह की बुराइयों का एहसास हो गया। 3 लाल रत्न उसकी जेब से निकलकर जमीन पर गिरे। जाने से पहले उसने ये पत्थरीले राक्षस के जादुई पत्थर जमा किए थे। सोचा था कि इनसे वो कुछ दिन यहाँ रह सकेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुकानदार उसे सिर्फ 500 सिक्के देगा। ये सामान राजधानी में इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा दाम में बिक सकते थे। लेकिन दुकानदार ने साफ कह दिया कि यहाँ का यही नियम है। उस आदमी जैसे कमजोर दिखने वाले के पास इतनी कीमती चीज देखकर उसने कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसके खून से सने कपड़ों की भी परवाह नहीं की। बस इतना कह दिया कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे सावधान रहना चाहिए। अपने ऊपर यूं हावी होते देख उस आदमी को बहुत बुरा लगा, लेकिन मजबूर होकर उसे वो 500 सिक्के लेने पड़े, जिनसे मुश्किल से 3 दिन गुजर सकते थे। उसने सोचा कि अब बुरा वक्त खत्म हुआ, लेकिन नहीं, असली मुसीबत अभी शुरू ही हुई थी। बाहर निकलते ही उसका सामना एक उपद्रवी गुंडे से हो गया। नया होने की वजह से वो कुछ भी करने से पहले सोच रहा था, लेकिन उस गुंडे ने उसके इसी डर को भांप लिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पैसे मांगने लगा। तब उस आदमी को समझ में आया कि ये गुंडा बस एक ढोंगी था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, जिससे वो गुंडा गिरकर बुरी तरह से पिट गया। उस आदमी ने देखा कि ये गुंडा बस नाम के लिए था, उसकी असली ताकत शायद ही 20 लेवल भी रही हो। वहां से गुजर रहे लोगों की हंसी ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मशहूर जेफ को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तलवार निकाल ली। उसकी हालत देख लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की और उस आदमी ने भी उसके हाथ से तलवार गिराकर मौका पाते ही वहां से भागना ही बेहतर समझा। जब तक जेफ के गुस्से भरे चीखने की आवाज दूर हो गई, तब तक वो हांफते हुए सांस ले रहा था। रात को कमरे में बैठा वो आदमी सोच रहा था कि कैसे डंजन से भी बदतर जिंदगी यहाँ थी। यहाँ के बेईमान लोगों ने एक पुराने चाकू के लिए उसके पास बचे आखिरी सिक्के भी ऐंठ लिए। अगली सुबह वो कुछ सुराग ढूंढने निकला, लेकिन दिन भर भटकने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक बात साफ हुई कि यहाँ हर कोई उसे ठगना चाहता था। फिर भी उसने ये सोचकर खुद को दिलासा दी कि कम से कम यहाँ उसे कोई पहचानता तो नहीं था। लेकिन अगले ही पल एक जानी पहचानी शक्ल उसके रास्ते में आ गई, डंजून वाली लड़की। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दूर दराज के कस्बे में भी उसे जानने वाला कोई मिल जाएगा, और वो भी वो लड़की जो 18 लेवल की मशहूर साहसी थी। वो यहाँ क्यों आई होगी और वो उसे ऐसे क्यों घूर रही थी?
अगर उसने उसका स्टेटस देखने की कोशिश की तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस आदमी को क्या पता था कि शैली उस समय उसे देखकर इतनी खुश थी कि उनके बच्चों के नाम के बारे में भी सोचने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने उद्धारकर्ता से इतनी जल्दी दोबारा मिल जाएगी। ये किस्मत का खेल नहीं तो और क्या हो सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करने की सोची, उस आदमी ने उसे ये कहकर टाल दिया कि उसने उसे पहचान लिया है। भले ही फ्रैंक ने कहा था कि वो शायद किसी शहर से भगाया गया अपराधी हो, लेकिन इतना शक्तिशाली इंसान ऑटफील्ड जैसी जगह क्यों आएगा जहां हर कोई जाना चाहता है। शैली को यकीन था कि इसके पीछे कोई मजबूरी होगी। सॉरी, मैं आपके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करूंगी। लेकिन शैली के पीछे पड़ने से वो आदमी डर गया। उसे लगा कि उसकी असली पहचान का पता चल गया है। अगले ही पल उसके सामने एक दीवार आ गई और उसने लड़की के पहुंचने से पहले ही अपने पंजे निकालकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। वो लगभग सफल हो ही गया था कि उसकी नई खरीदी हुई तलवार नीचे गिर गई, वो भी 240 सिक्कों वाली। वो दर्द सहन नहीं हुआ और उसने बिना सोचे उसे पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे झुककर गिरा हुआ था, शैली ने आकर उसे देखा तो वो हैरान रह गई। समझदार शैली ने अपने आदर्श की ये दुर्दशा का कारण अपनी जल्दबाजी को ही समझा और जल्दी से कहा कि वो उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं देगी। इससे उस आदमी का भरोसा जीतने में कामयाबी मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे कोई बात करने वाला मिल गया था। वैसे मुझे पहले कोई जवाब नहीं मिला था, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? इतनी नेक नियत से सिर्फ नाम पूछते देख उस आदमी ने अब और नहीं छुपाया। उसने बताया कि उसका नाम क्रोम है, क्रोम क्रैंक। शैली जैसी सक्सेसफुल साहसी के इस बुराइयों के अड्डे पर आने की वजह उसका अपना घर था। ये जगह कभी बहुत सुंदर और अच्छी हुआ करती थी, लेकिन पास की डंजन में आई तबाही ने अनगिनत राक्षसों को इस कस्बे में भेज दिया। सब कुछ तबाह हो गया। अमीर और ताकतवर लोग यहाँ से भाग गए और उनसे कांटेक्ट टूट गया। फिर ये खंडहर बना हुआ कस्बा उन भगोड़ों का ठिकाना बन गया। हालांकि उन्होंने राक्षसों को यहाँ घुसने से रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उन्होंने आम लोगों को अपना गुलाम बना लिया। नेक इरादे वाली शैली ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका घर बुराइयों का अड्डा बन जाए, और ऑटफील्ड को इस अंधकार से बाहर निकालना उसका सबसे बड़ा सपना था। उस आदमी को शैली पर थोड़ा हैरानी हुई। ये जो उसे बिना दिमाग का लगता था, उसके इतने बड़े सपने थे। लेकिन अभी के लिए उसे उससे रास्ता पूछने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ की गलियां बहुत मिलती जुलती थीं। अपने आदर्श की बात मानकर शैली ने उसकी मदद करने का वादा किया। तभी अचानक उसकी याददाश्त ठहर गई। उसे याद आया कि उन लोगों ने उसकी कमाई हुई चीज को आपस में बांट लिया था। इसके लिए उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा कि वो पादरी से उसका हिस्सा वापस लेकर उसे दे सकती है। असल में शैली घर आते ही अपनी सारी कमाई चर्च को दे देती थी, क्योंकि वो एक अनाथ थी और वहीं पली बड़ी थी। उस चर्च में आज भी कई अनाथ बच्चे रहते थे और उनकी आमदनी का सबसे बड़ा सहारा शैली ही थी। इसलिए वो इस जगह को कभी नहीं छोड़ सकती थी। पैसे वापस लेने के बारे में उस आदमी ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अपने खाली पड़े बटुए को देखकर उसकी मजबूरी उसे समझ में आ गई। उसने सोचा कि अगर 200 सिक्के भी मिल जाएं तो बहुत हैं। अब उसे आसपास की डंजन्स के बारे में जानकारी जुटानी थी। लेकिन अचानक एक छोटे लड़के के आने ने उनकी योजना में खलल डाल दिया। पता चला कि शैली के जाते ही दो मुसीबतें चर्च में आ घुसी थीं। उनके कपड़ों पर बने निशान देखकर पादरी समझ गया कि ये ड्रैगन गिल्ड के बदमाश हैं। उनका मकसद चर्च के अनाथ बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाना था। पादरी उनकी ये मांग कैसे मान सकता था? वो तुरंत उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे विनती करने लगा कि बच्चों की जगह उसे गुलाम बना लें। लेकिन शेखी बघारने वाला जेफ ये सुनने को तैयार नहीं था। उसने तो बूढ़े को नासमझ कहकर और भड़का दिया। गुस्से में आकर वीर ताइकुन ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी नई खोजी हुई आग के जादू से जेफ की तरफ आग उगल दी। लेकिन ये सब बेकार था। पास खड़े रेनो ने बस एक हाथ हिलाकर उसकी कमजोर आग को बुझा दिया और कहा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली जादू क्या होता है। ये कहते हुए उसके पैरों के नीचे एक साफ सा जादुई चिन्ह बन गया। ये सब देख ताइकुन डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। रेनो जैसे जैसे पास आ रहा था, पादरी ने हिम्मत करके एक भाला उठाकर जवाबी हमला कर दिया। वो जानता था कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ताइकुन को भागने का मौका तो दे ही सकता था। ये सब सुनने के बाद शेरली को एहसास हुआ कि उसे अपने क्लोन को अलविदा कहना होगा। उसने सोचा था कि वो अकेले ही जाएगी, लेकिन उस आदमी ने उसके साथ चलने की पेशकश कर दी। शेरली को लगा कि ये एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा, लेकिन शहर में उसकी जानकारी का यही एक सही स्रोत था। इसलिए उस आदमी को लगा कि इस प्रॉब्लम का सामना साथ मिलकर ही करना चाहिए। जब देर से पहुंचते हुए दोनों वहां पहुंचे तो उस आदमी को लगा कि यहाँ आना बेकार नहीं गया, क्योंकि जिस आदमी ने उसे पैसे के लिए परेशान किया था वो बड़ा गुंडा भी वहीं मौजूद था। बात खत्म होते ही रेनो ने पादरी के सिर को जमीन पर पटक दिया। इस शोर ने बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पादरी ने फौरन बच्चों को भागने को कहा, लेकिन जैसे ही जेफ ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी, सभी बच्चे डर के मारे हिलने तक नहीं हिले। पादरी के न मानने पर रेनो ने अपने बिजली के जादू को और तेज कर दिया। देखते हैं तुम इन बच्चों के लिए कितनी मौतें झेल सकते हो। अचानक बिजली की तेज लहरें उसकी पीठ से होती हुई पादरी के बूढ़े शरीर में दाखिल हो गईं और उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी। मांस के जलकर कोयला बनने तक भी पादरी ने अपनी बात नहीं बदली। गुस्से में जेफ ने उसके सिर पर पैर रखते हुए आखिरी चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इन बच्चों से कहो कि चुपचाप हमारी बात माने।
नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद उसने अपना थूक पादरी के सिर पर डाल दिया। पादरी जानता था कि वो इन गुंडों का सामना नहीं कर सकता। उसकी ये जिद सिर्फ इसीलिए थी ताकि वो बच्चों को आखिरी सबक दे सके। बुराई और अंधेरे के सामने कभी घुटने मत टेकना। जेफ इस बूढ़े से तंग आ चुका था। बारिश में भीगते हुए ये इंसानों को ज्ञान दे रहा था और रेनो का सब्र अब खत्म हो रहा था। पादरी की इस बेवजह की जिद को देखते हुए वो खुद इन आम लोगों को ड्रैगन गिल्ड से लड़ने की कीमत बताना चाहता था। तभी अचानक सामने से आवाज लाने पर दोनों ने पलट कर देखा। रेनो ने अपना हाथ रोक लिया। इस बस्ती में ऐसे लोग भी थे जो दूसरों के झगड़े में पड़ते थे। ये बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन जेफ ने उन दोनों में से एक आदमी को पहचान लिया और ये नादान आदमी पहले ही उसका मजाक उड़ाने लगा। उसे सच में लगा था कि वो आदमी डर के मारे भाग गया था और वो उससे अकेले भिड़ना चाहता था। उस आदमी ने भी इस ठग को पहचान लिया, लेकिन वो चुपचाप अपनी छोटी तलवार पकड़े खड़ा रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि ये शेखी बघारने वाला कितनी बेकार बातें करेगा। वो न सिर्फ उसकी जंग लगी तलवार का मजाक उड़ा रहा था, बल्कि ये भी कह रहा था कि वो आदमी लड़ाई का मुंह नहीं देखा कोई कमीना है। उसे क्या पता था कि ये आदमी तो रोज मौत से दो दो हाथ करने वाला एक खतरनाक जीव है। उसने जैसे ही हाथ हल्का सा घुमाया, उसकी तलवार का सामना करना जेफ के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से उठा और उस आदमी पर वार करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने उससे भी तेज जवाबी वार किया। जैसे ही तलवार उसकी छाती की तरफ बढ़ी, जेफ ने पीछे हटना चाहा, लेकिन तब तक तलवार उसके कवच को भेद कर उसे घायल कर चुकी थी। अगले ही पल उस आदमी की तलवार फिर से उसके माथे पर आ टिकी। उसके शरीर का कांपना इस बात का सबूत था कि अब उसे मानना पड़ेगा कि वो कितना कमजोर है। उस आदमी की आंखों में मारने की भावना देखकर जेफ सहम गया। तभी वहां जोरदार एनर्जी का झटका लगा और उस आदमी ने सावधानी बरती। पास ही खड़े रेनो ने एक बड़ा सा जादू का सर्कल बना लिया था। अगले ही पल बिजली का एक तेज धक्का उस आदमी के पीछे उस जगह पर लगा जहां वो पहले खड़ा था। फिर रेनो का वार उस पर हुआ। दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ सका। तब रेनो को एहसास हुआ कि ये आदमी कोई मामूली नहीं है, लेकिन उसकी नजर में एक टूटे फूटे चर्च की खातिर ड्रैगन गिल्ड से दुश्मनी मोल लेना किसी के लिए भी बेवकूफी थी। कुछ देर लड़ने के बाद उस आदमी ने भी जान लिया कि ये लड़की उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। कम से कम इंसानी शक्ल में तो वो उसे हरा नहीं सकता। रेनो ने उससे कहा, लगता है तुम में हिम्मत और ताकत दोनों है, लेकिन तुम्हारा हथियार बहुत बेकार है और ये दुनिया कमजोर और ताकतवर में बंटी है। कमजोरों पर राज तो ताकतवर ही करते हैं। भले ही आज हम चले जाएं, कल यही होगा। उस आदमी की ताकत को देखते हुए रेनो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर सच में लड़ाई हुई तो यहाँ का बहुत नुकसान होगा जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तुम अभी हट जाओ तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है और तुम्हें देने का आखिरी मौका है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि नतीजा वही होगा। क्या उस आदमी को हार मान लेनी चाहिए? फिर वो साहसी बनने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करता आ रहा था? वो आदमी हार मानने को तैयार नहीं था, न ही भागने को। इससे रेनो को गुस्सा आ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पर उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। तुम मेरी बात मानोगे, नहीं तो फिर देख लेना। ड्रैगन गिल्ड की मालकिन, आज हर कोई उसका सामना कर रहा था। जेफ को कोई परवाह नहीं थी कि उसके सामने लड़की है या और कुछ। वो बेरहमी से हमला कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि भले ही ये लड़की उससे कम दर्जे की थी, उसे हराना उतना आसान नहीं था। शेरली ने उसकी उलझन देख ली और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जेफ को कभी पता नहीं चलेगा कि मुकाबले में जीत के लिए जुनून कितना जरूरी है। तुम जैसे लोगों के सामने शेरली की हार मानने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ रेनो अब पूरे जोर से लड़ रही थी। उसने अपनी तलवार पर बिजली लपेटने का जादू किया जो उस आदमी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका हर वार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ होता और उसकी एनर्जी इतनी भयंकर थी कि उस आदमी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि उसके हाथ की तलवार भी टुकड़े टुकड़े हो सकती थी। लेकिन अब वो क्या कर सकता था? रेनो के हमले पहले से ज्यादा ताकतवर और दूर तक मार कर रहे थे। वो उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या उसे अपना भेष बदल लेना चाहिए? लेकिन वो इन बच्चों और शेरली के सामने अपनी असलियत कैसे दिखा सकता था? वो भी तो इंसान है। अपनी पहचान छुपाना ही ठीक रहेगा, लेकिन शेरली डर जाएगी तो उल्टा ही होगा। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं था? तभी रेनो के हाथ में फिर से रोशनी चमकी। वो एक साथ दो जादू कर रही थी। उस आदमी को हैरान होने का मौका भी नहीं मिला कि आग का एक गोला उस पर आ गिरा, जिससे उसके हाथ का काफी हिस्सा जल गया। लेकिन ये तो शुरुआत भर थी। उस आदमी ने जल्दी से संभल लिया, लेकिन तब तक रेनो उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अगले ही पल उसकी तलवार पर बिजली की लकीरें दौड़ गईं। जब उस आदमी ने उसका मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक चीख के साथ उसकी तलवार टूट गई और रेनो की तलवार सीधे उसकी कमर में घुस गई। हालांकि उस आदमी ने जान बचाने के लिए करवट ले ली थी, फिर भी उस तेज बिजली ने उसके शरीर को अंदर से जलाना शुरू कर दिया और जलने की बदबू आने लगी। लेकिन रेनो को जल्द ही कुछ अजीब लगा। उसकी तलवार ऐसे फंस गई थी मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो और वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। और घाव से खून बहना भी जल्दी बंद हो गया था। और उसकी त्वचा का रंग कैसे बदल रहा था, रेनो कुछ समझ पाती। इससे पहले ही उस आदमी के शरीर से अचानक इतनी ताकत उठी कि वो कांप उठी। फिर उसने बस एक मुक्का मारा और रेनो बेहोश हो गिरी। असल में उस आदमी ने जानबूझकर रेनो को अपने शरीर में छुरा घोंपने दिया था। उससे पहले ही वो अपनी त्वचा को राक्षसों जैसा बना चुका था और फिर अपनी
तेज रफ्तार से ठीक होने की ताकत से घाव को भर दिया। इस तरह रेनो को ये सब समझने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे खतरे की घड़ी में भी इतनी ठंडे दिमाग से फैसला लेना हैरान कर देने वाला था। पादरी का चेहरा देखकर उसका हैरान होना साफ दिख रहा था। भले ही वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या था। बेशक शेख ही बघारने वाला जेफ भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब 2 तलवारें उसकी तरफ उठी थीं, उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं बचा था। लेकिन फिर भी वो इस इलाके के सबसे बड़े गिरोह के मेंबर थे, इसलिए जान बचाकर भागने के हथकंडे उनके पास थे। अचानक एक जहरीला धुआं छा गया और सबकी नजरों से ओझल हो गए। शीशा टूटने की आवाज के साथ जेफ का एक पैर खिड़की पर था, लेकिन जाते जाते वो धमकी देना नहीं भूला। ड्रैगन गिल्ड से टकराने का अंजाम बुरा होता है। आज का दिन तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। आखिर वो नापसंद लोग चले गए, इससे शेरली को राहत मिली। लेकिन उस आदमी के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक संयोग था। अगर ऐसी हालत फिर बनी तो क्या वो अपनी असलियत छुपा पाएगा? शेरली को पूरा यकीन था कि ड्रैगन गिल्ड के लोग वापस आएंगे, लेकिन सबको राजधानी ले जाने का सुझाव देना मुश्किल था, क्योंकि लंबी दूरी तय करके बच्चों को सही सलामत पहुंचाना आसान नहीं था। ऊपर से वहां रहने का खर्च और टैक्स उठाना उनके बस की बात नहीं थी। हकीकत की मार ने शेरली को हिलाकर रख दिया, लेकिन समझदार पादरी ने कहा कि वो खुद अपना ख्याल रख लेंगे। अब सबसे जरूरी यह था कि शेरली और वो आदमी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। जो लोग ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें हार का सामना करने के बाद बदला जरूर मिलता है, और तुम दोनों ही उनके निशाने पर सबसे ऊपर होंगे। वापस जाते वक्त शेरली ने एक बार फिर उस आदमी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या होगा ये सोचकर वो परेशान थी। लड़की की उलझन देखकर उस आदमी ने अपनी बात मन ही मन रख ली जो वो कहने वाला था। वो होटल लौटकर आराम करना चाहता था और आने वाले कल के बारे में उसने कुछ सोचा नहीं था। फिर उसने सोचा कि शेरली से उसके प्लान के बारे में पूछ ले, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये सही टाइम नहीं था। उसे यकीन था कि जब तक शेरली यहाँ रहेगी वो चर्च के मामले में दखल देता रहेगा, लेकिन पीछा किए जाने का डर उसे चर्च पर यह मुसीबत लाने से रोक रहा था। इस उलझन में उसके लिए फैसला लेना मुश्किल था। तब उस आदमी ने बात बदलते हुए पूछा, शेरली, क्या तुम मुझे उस जेल खाने और ओडेफेल के बर्बाद होने के बारे में बता सकती हो? शेरली ने बताया कि जब वो जेल खाना सामने आया तो राज्य ने उसके खिलाफ सेना भेजी थी, लेकिन वो पूरी टुकड़ी मारी गई। उस जगह का खतरा देखकर राजधानी ने वहां और पैसे खर्च करने से मना कर दिया। तब से ये शहर राज्य की नजरों से गिर गया। उस आदमी ने सोचा, आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसका सामना राज्य भी नहीं कर पाया? ये सोचकर उसे एक नया ख्याल आया, क्योंकि वो ऐसे ताकतवर राक्षसों की तलाश में था जो उसकी तरक्की में मदद कर सके। इस तरह का जेल खाना उसे कुछ दिनों के लिए मुठभेड़ दे सकता था, और जब यहाँ का खतरा खत्म हो जाएगा तो क्या राज्य इस शहर पर कब्जा करने के लिए वापस नहीं आएगा? तब ये ड्रैगन गिल्ड जैसे गिरोह अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसी समय एक अंधेरे कमरे में जेफ घुटनों के बल कांप रहा था। उसके सामने ड्रैगन गिल्ड का मुखिया गैरोड बैठा था। अपनी क्रूरता और ताकत के लिए मशहूर गैरोड का यहाँ पर सबसे ऊपर अधिकार था। उसे ओडेफेल का राक्षस कहलवाना भी पसंद था, लेकिन आज वो जेफ से बहुत नाराज था कि वो युद्ध के मैदान से भाग गया और एक छोटे से लड़के से हार गया। उसने गिल्ड की इज्जत धूल में मिला दी थी। गैरोड ने कहा, क्या तुमने पहरेदारों की संख्या कम क्यों कर दी? उस जगह पर काबू पाना बहुत जरूरी है। कैनरा, जो गिल्ड की बड़ी नेता थी, उसने बिना किसी डर के कहा कि इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। दरअसल शहर में राज्य के सैनिक दिखने लगे हैं और उम्मीद है कि और भी बहुत से छुपे हुए हैं। शहर के उत्तरी हिस्से में एक आदमी छत पर चढ़ गया। विनाश की गुफा ढूंढना मुश्किल नहीं था। एक बड़ा सा दरवाजा बंजर जमीन पर खुला हुआ था। आराम करने के बाद वो आदमी अंदर जाने को तैयार था, लेकिन सुबह होते ही जो आदमी बाहर निकला उसका ध्यान किसी और तरफ गया। पता चला कि एक राक्षस शहर में घुस आया था। वो आग के गोले फेंककर लोगों के घरों को तबाह कर रहा था। बेचारे लोग भाग रहे थे। उस आदमी ने देखा कि ड्रैगन गिल्ड शहर की रक्षा करने के बजाय उसे तबाह ही होते देख रहा है। जैसे ही राक्षस का आग का गोला भागते गांव वालों पर गिरने वाला था, तभी एक रोशनी का गोला आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद एक लबादे में लिपटी औरत भीड़ से निकलकर सामने आई। ठीक उसी वक्त उस आदमी ने भी वार कर दिया। उसके एक तीर ने उस राक्षस को घायल कर दिया जो विनाश की गुफा से आया था। ये देखकर औरत हैरान रह गई। इस छोटे से शहर में इतना माहिर साहसी कहां से आ गया? और अजीब बात यह थी कि उसके तीर पर उस आदमी की मौजूदगी का असर क्यों हो रहा था? उस आदमी ने जैसे ही विनाश की गुफा की तरफ जाना चाहा, तभी एक अजीबोगरीब जानवर ने शहर की शांति भंग कर दी। उस आदमी ने फटाफट उस पर वार कर दिया, लेकिन जैसे ही वो उसे और जोर से मारना चाहा, राक्षस ने उसे आसानी से रोक दिया। तब तक उस औरत ने जादू पढ़ना शुरू कर दिया था। एक पवित्र रोशनी उसकी तलवार पर फैल गई। उस आदमी ने पहचान लिया कि ये वैसा ही जादू है जैसा रेनो करती थी, बस फर्क इतना था कि पवित्र शक्ति बुराई पर ज्यादा असर करती है। अगले ही पल औरत ने हाथ घुमाया और सामने वाला राक्षस 2 टुकड़ों में बंट गया। लोग उसके इस कमाल की ताकत पर खुश हो रहे थे, लेकिन औरत खुद हैरान थी। पवित्र शक्ति और बुराई के बीच एक हल्का सा खिंचाव होता है, और उसके जादू ने उस आदमी के प्रति कुछ ऐसा ही महसूस किया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। ये आदमी जिसने राक्षस को मारने में मदद की थी, यहाँ एक माहिर साहसी का होना भी अजीब था। और वो ये भी मानती थी कि पवित्र शक्ति किसी आम इंसान पर ऐसा असर नहीं करती। जैसे ही वो औरत इस राज को खोलने वाली थी, तभी खुश गांव वालों ने उस आदमी को घेर लिया। उनका कहना था कि उसकी मदद के बिना तो गांव जलकर खाक हो जाता। देखते ही देखते और भी गांव वाले
जमा हो गए। लेकिन उस आदमी को यह देखकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने आना उसके लिए खतरनाक था। तभी एक बच्ची ने आगे बढ़कर कहा, शुक्रिया बहादुर। ये सुनकर उस आदमी को एक अजीब सी खुशी हुई, जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। औरत की चीख ने उसे फिर से हकीकत में ला दिया। वो राक्षस जो वो मरा हुआ समझ रहे थे अभी भी जीवित था। उसने फिर से आग का गोला बनाना शुरू कर दिया। औरत को तब एहसास हुआ कि उसने गलती की थी, क्योंकि उसे उसके मरने की आवाज नहीं आई थी और उसके पास बचाव के लिए कोई नहीं था सिवाय एक बच्ची के, जो वहां अकेली खड़ी थी। तेजी से उसने अपनी ढाल उस बच्ची की तरफ करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस राक्षस का आग का गोला बच्ची पर आ गिरा। सबकी सांसें थम गईं। अगले ही पल एक धमाका हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। फिर एक हरी रोशनी चमकी और वो राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो बच्ची वहां बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी। लेकिन अब लोगों के चेहरे पर खौफ था, क्योंकि उनके सामने एक और भी बड़ा और डरावना राक्षस खड़ा था। हुआ यूं कि जैसे ही वो आग का गोला उस बच्ची को छूने वाला था, उस आदमी ने अपना असली रूप दिखा दिया और उसके सामने अपना पंजा कर दिया। उसने जान लिया कि ऐसा करने से उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और वो उस बच्ची की नजरों में गिर जाएगा और शायद उसे बहुत चोट भी लगेगी। लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया, क्योंकि यही था उसके साहसी बनने का असली कारण। उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि उसकी अपनी साथी औरत भी अब उसे डरावनी नजरों से देख रही थी। साथ लड़ने वाला साथी भी अब दुश्मन बन गया था। सबने उस पर हथियार उठा लिए। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे वक्त में ड्रैगन गिल्ड के लोग कहाँ हैं। उस आदमी को इससे कोई हैरानी नहीं हुई। वो गांव वालों को समझ सकता था और उसने ये सब बदले की उम्मीद में नहीं किया था। उसके लिए तो भाग जाना ही सबसे आसान था, जैसा वो हमेशा से करता आया था। उसी समय एक पत्थर उस आदमी के गाल को छू गया। बहुत से गुस्साए गांव वाले अब इस राक्षस को भगाने के हीरो बन गए थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना रूप बदला, उसने अब तक जो भी अच्छा किया था सब बेकार हो गया। लोगों की नजरों में वो सिर्फ एक बदसूरत राक्षस था, एक दुश्मन, एक राक्षस जो इंसानों के बीच रहने की कोशिश कर रहा था। ये सोचकर औरत की रूह कांप गई। लगता था कि उसे भागने से पहले ही मार देना चाहिए, लेकिन उस बच्ची की आवाज ने औरत को रोक दिया। बच्ची ने कहा, आप कहती हैं कि वो इंसानों की मदद करने वाला राक्षस है। उसके पिता भी कह रहे हैं कि वो बहुत डरावना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि पापा और सब लोग उस हीरो को क्यों भगा रहे हैं जिसने हमारी रक्षा की। भले ही उसका रूप थोड़ा अजीब हो, लेकिन उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके पिता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये कहकर कि ये सब इत्तेफाक है, वो अपनी बेटी को जवाब नहीं दे पाए। और बच्ची उस आदमी के लिए बोल रही थी, रोते हुए कह रही थी, और आपने देखा कि उसने मुझे कैसे देखा था, जैसे मैं ठीक हूं या नहीं ये पूछ रहा हूं। उसकी बात सुनकर सारे गांव वाले रुक गए और शर्म से अपना सिर झुका लिया। वापस अपने ठिकाने पर उस औरत, जिसका नाम मीरा था, को उसके कप्तान ने डांटा। वो राज्य के सैनिकों की एक टीम के साथ एक गुप्त मिशन पर आई थी। उन्हें साफ तौर पर कहा गया था कि ड्रैगन गिल्ड को शक न हो, इसलिए जेल खाने के एंट्रेंस के पास भी न जाए। मीरा के अपनी मर्जी से काम करने से पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। आयरन ने कहा कि वो समझता है कि मीरा दयालु है और लोगों की चिंता करती है, लेकिन उसे फिर से मिशन की अहमियत समझानी पड़ी। मीरा ने जिस राक्षस का जिक्र किया वो शायद एक अलग किस्म का था, कोई खास जीव था। भले ही उसने कितने ही लोग मारे हों, मिशन के सामने ये सब बेकार है। यहाँ तक कि ड्रैगन गिल्ड की जांच करना भी अब उतना अहम नहीं रह गया था। वो तो सिर्फ एक बहाना था। वो असल में उस लाल लबादे वाले आदमी की तलाश में थे, जिसका राक्षसों और इस तबाही से कनेक्शन था। दूसरी तरफ वो आदमी आखिर में जेल खाने के दरवाजे तक पहुंच गया था। उसकी असलियत सामने आने के बाद अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन इस शहर और यहाँ के लोगों की खातिर वो इस विनाश की गुफा को खत्म करने के लिए दृढ़ था। उस आदमी ने कसम खाई कि इस बार वो विकसित होगा, नई ताकतें हासिल करेगा और फिर ऑडेफेल वापस आएगा। दूसरी तरफ शेरली, जो अब तक फैसला नहीं कर पा रही थी, आखिर में पादरी को अलविदा कह दिया। उसने देख लिया था कि ड्रैगन गिल्ड के राज में राक्षसों का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो अपने धीरे धीरे ताकतवर बनने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि कल उन बच्चों पर क्या बीतेगी। अगर राज्य और ड्रैगन गिल्ड दोनों ही रक्षा नहीं करना चाहते, तो चाहे उसका फैसला कितना भी जोखिम भरा क्यों ना हो, उसे खुद ही इस विनाश की गुफा को खत्म करके शहर को बचाना था। एक बार राज्य की पूरी टीम को खत्म कर चुके इस जेल खाने में उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना था और आराम करना था। लेकिन यहाँ एक फायदा ये था कि वो बिना किसी डर के अपने असली रूप में घूम सकता था। यहाँ के उलझे हुए रास्तों में मुखिया तक पहुंचने से पहले उसे बहुत भटकना पड़ सकता था। और सच में उस आदमी को जल्द ही एक चौराहा मिल गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि किधर जाए। काफी सोचने के बाद उसे कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा, तो फिर उसे अपनी तलवार के भरोसे ही जाना होगा। वो तलवार उसने रेनो से ली थी और ये उसके पुराने चाकू से कहीं बेहतर थी। उस आदमी ने किस्मत के भरोसे जाने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने उसके साथ मजाक ही किया। 2 कदम भी नहीं बढ़ा था कि उसके पैर में कुछ अटक गया और वो सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि यहाँ मकड़ी का झाला कहाँ से आ गया। फिर उसने सोचा, अगर ये सच में मकड़ी का झाला है तो वो मकड़ी कितनी बड़ी होगी। जैसे ही वो उठा, 2 बड़ी बड़ी राक्षसी मकड़ियां ऊपर से झपट्टा मारकर आ गईं। यहाँ इतनी जल्दी राक्षस मिलेंगे उसने सोचा नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, एक बड़ा जादू का सर्कल बन चुका था। जब उस आदमी ने भागने की कोशिश की
तो उसके पैरों में उलझा जाला नहीं छूटा। फिर उस सर्कल से मरे हुए टुकड़े निकलने लगे और वो आदमी वहीं खड़ा देखता रहा। सौभाग्य से ये दोनों राक्षस बहुत ताकतवर नहीं थे और उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाकर झाला काटने की कोशिश की, उन मकड़ियों ने फिर से उस पर झाला उगल दिया। इस बार उन्होंने उसके दाहिने हाथ को कसकर बांध दिया। उस आदमी ने कुछ करना चाहा, तब तक उसका दूसरा हाथ भी जकड़ लिया गया। इस तरह वो आदमी उन दो राक्षसों का आसान शिकार बन गया। लग रहा था कि दोनों मकड़ियां अपनी कामयाबी पर खुश हो रही हों, लेकिन क्या उन्हें लगता था कि इस जाल में वो सच में फंस गया है? जब उनके जाले ने उसके हाथ बांधे तो इसका मतलब ये भी था कि ये दोनों भी अब उसकी मुट्ठी में थे। पल भर में शिकारी और शिकार की स्थिति बदल गई। अब उनका ही झाला उनके लिए मुसीबत बन गया था। उस आदमी ने उन्हें इतनी जोर से पटका कि वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने उस आदमी का जानलेवा वार था। बस एक हरी लकीर दिखी और दोनों मारे गए। उस आदमी को इससे एक्सपीरियंस मिला और वो 26 लेवल का हो गया। लेकिन ये जगह सच में अजीब थी। सिर्फ 23 लेवल के राक्षस इतने ऊपर मिलना आम बात नहीं थी। लगता था कि यहाँ उसके एक्सपीरियंस की रफ्तार और भी तेज हो सकती है और कुछ मुश्किल चैलेंजेस के बाद उसे अपने से ऊंचे लेवल के राक्षसों का कोई डर नहीं था। बेशक अगर थोड़ा ही ऊंचा हो तो और भी अच्छा। तभी गुफा के अंदर से एक अजीब सी हलचल ने उसकी रूह कांप दी। उस आदमी को अपनी बदकिस्मती पर गुस्सा आया। जिस चीज का डर था वही हो गया। अगले ही पल एक तेज धक्का उसके पास से होकर गुजरा। उसकी रफ्तार देखकर लगता था कि इतने भारी शरीर से ये मुमकिन नहीं था। उस आदमी को पता चल गया कि वो इस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। अब सबसे अच्छा तरीका था भाग जाना। उसे यकीन था कि इस तरह का राक्षस हर जगह नहीं मिलेगा। बस इसे थोड़ी देर चकमा देकर भाग निकलना था और वो छोटी सी गुफा ही उसका मौका थी। जैसे ही वो विशाल मकड़ी उस पर झपटने वाली थी, उस आदमी ने एक छलांग लगाई और उस गुफा में घुस गया। उसने सोचा इतनी छोटी जगह में ये बड़ा जीव तो नहीं आ सकता, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। सामने देखकर वो हैरान रह गया। वहां तो और भी ज्यादा मकड़ी के जाले बिछे हुए थे। तब उसे समझ आया कि शायद उस राक्षस ने उसे जानबूझकर यहाँ फंसाया था। अब पीछे हटना भी मुश्किल था, तो सामना करना ही होगा। और फिर वो तो ऐसे ही ताकतवर राक्षसों से लड़कर आगे बढ़ना चाहता था। अगर वो इस राक्षस को भी नहीं हरा सका तो विनाश की गुफा को जीतना तो दूर की बात थी। लेकिन अभी तो शुरुआत थी और मुश्किल सामने थी। 2 छोटे राक्षस तो उसने आसानी से निपटा दिए थे, लेकिन ये 6 आंखों वाला राक्षस उसे पीछे धकेल रहा था। उसने सोचा था कि छोटी गुफा इस राक्षस को रोक लेगी, लेकिन वो अचानक झपटा और पत्थरों को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। फिर उसने अपने तेज पंजे उठाए और उस आदमी को खत्म करने के लिए झपटा, लेकिन शायद अपने बड़े साइज की वजह से उसकी चाल तेज थी, लेकिन निशाना सही नहीं लगा और यही उस आदमी के लिए मौका बन गया। तभी उस आदमी ने सुअर के उस पैर को पीछे खींचने से पहले ही उसी गति का फायदा उठाते हुए सीधे हवा में छलांग लगा दी। फिर एक वार के साथ उसने सुअर के सिर पर निशाना साधा। उस छोटी सी जगह में उसकी चाल में थोड़ी कमी थी और यही वो चीज थी जिसे वो आदमी हाथापाई के फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन फिर सुअर के मुंह में एक लाल चमक इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल एक लाल किरण सीधे उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। अचानक बढ़ी हुई उस रफ्तार से वो मुश्किल से बच पाया। उस आदमी को अंदाजा हो गया कि ये शायद उसकी कोई खास काबिलियत है, लेकिन फिलहाल तो उसे एक चट्टान के पीछे छिपकर इसके जोर को कम करना था। हैरानी की बात यह रही कि लगातार आने वाली उस लाल किरण ने उस आदमी के सिर के बिल्कुल पास से गुजरते हुए उस चट्टान को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसकी खतरनाक ताकत देखकर वो आदमी डर के मारे कांप गया। अगर ये लग जाती तो उसी वक्त उसकी खत्म हो जाती। उस आदमी ने समझ लिया था कि अब और छुपते रहना ठीक नहीं। उसके पास सिर्फ एक ही मौका था, उसके करीब पहुंचकर उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना। और उस समझदार आदमी को जल्द ही एक बात समझ में आ गई कि लाल किरण छोड़ने से पहले वो सुअर एक खास हरकत करता था, तो बस उस पर लगातार वार करते रहने से वो उस किरण को नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस समझदारी पर खुश होता, एक ही पल में अनगिनत सुअर के बाल फिर से उसकी तरफ बढ़ाए। अगर वो इनमें फंस गया तो सचमुच मशाल बनकर रह जाएगा। किसने सोचा था कि एक राक्षस में भी इतनी लड़ाकू समझ होगी। उस आदमी ने हैरान होते हुए ये भी पाया कि अब तो वो बुरी तरह घिर चुका था। अब क्या करे, अपने इस लंबे चौड़े शरीर के साथ वो जरूर इनकी चपेट में आ जाएगा। काश वो थोड़ा छोटा होता। हाँ, छोटा होना याद आते ही उस आदमी के दिमाग में बत्ती जल उठी। इतनी जरूरी बात वो कैसे भूल गया। उसी पल सुअर के मुंह से फिर से अनगिनत बाल निकल पड़े, लेकिन इस बार वो आदमी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया। उसने पलक झपकते ही अपना असली इंसानी रूप ले लिया और एक छोटी सी घास का रूप धरकर बालों के जाल से बच निकला। फिर एक छलांग लगाकर उल्टा लटकता हुआ अपनी तलवार सीधे सुअर की आंख में घोंप दी। तेज दर्द ने सुअर की हर नस को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन उस आदमी का हाथ अभी रुका नहीं था। निकाली हुई तलवार फिर से बाकी की आंखों पर निशाना साधने लगी। अपनी जान पर बनाई देख आखिरकार उस सुअर में भी जान आई और उसके पंजों में से एक ने एक अजीब एंगल से उस आदमी पर वार कर दिया। उसने तलवार से तो वो हमला रोक लिया, लेकिन उसके जोरदार धक्के से वो नीचे गिर गया। उस आदमी को एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था। लगातार हमले के चक्कर में वो बचाव करना ही भूल गया। उसी समय धुएं के बीच से अचानक 2 मकड़ी के जाले निकले। देखते ही उस आदमी की धड़कन रुक गई। उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अचानक हुए इस हमले में उसका बायां हाथ एक जाले में जकड़ गया। उसकी मजबूती इतनी थी कि तलवार से भी उसे काटना मुश्किल लग रहा था। फिर जाले के दूसरे छोर पर मौजूद सुअर ने जोर से खींचा और वो आदमी सीधा उड़ता हुआ उस दैत्य के मुंह की तरफ जा गिरा। क्या सच में
अब सब खत्म हो जाएगा। उस आदमी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम बचा था। अगले ही पल उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा बायां हाथ काट डाला। बस एक पल में जाले से लिपटा हुआ वो हाथ उस राक्षस के मुंह के अंदर समा गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी के चेहरे पर जान बचने की खुशी नहीं, बल्कि किसी सफल चाल की शैतानी मुस्कान थी। अचानक उस सुअर के सिर को चीरते हुए 5 नुकीले पंजे बाहर निकल आए और उसके ठीक बाद उस आदमी की तलवार भी उसके सिर में घुस गई। शायद वो सुअर मरते मरते भी नहीं समझ पाया होगा कि एक राक्षसी योद्धा असल में क्या चीज होती है। बस अपने कटे हुए हाथ को देखकर उस आदमी को अब भी डर लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में 37 लेवल के काले सुअर को मार दिया था, लेकिन इसका इनाम भी बहुत बढ़िया मिला था। एक साथ पूरे 7 लेवल चढ़ जाने से उसके अगले विकास की राह और भी आसान हो गई। लेकिन इस लड़ाई ने उसकी सारी ताकत ले ली थी। ठीक होने वाले जादू से उसकी बची खुची आखिरी मैजिक पावर भी खत्म हो गई। अब उस आदमी के पास अगली चुनौती से पहले कुछ देर आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन साथ ही एक तंज भरी बात यह थी कि वो आदमी खुद को अब जेल जैसी इस जिंदगी के लिए और ज्यादा ढलता हुआ महसूस कर रहा था। कम से कम यहाँ तो उसे किसी के सामने अपना राज खुलने का डर नहीं था। जल्द ही वो आदमी फिर से एक नए सफर पर निकल पड़ा, लेकिन उलझे हुए रास्ते उसे बार बार उसी जगह ले आते थे। इस बीच रास्ते में मिले राक्षसों से उसे काफी कुछ मिल गया था, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे यकीन नहीं था कि कब जाकर वो असली मालिक तक पहुंच पाएगा। और तभी जब वो मकड़ी को खाकर अपनी ताकत वापस पा रहा था तो उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसके एक्सपीरियंस ने बताया कि ये किसी राक्षस के कदम नहीं हो सकते, लेकिन इस खतरनाक जगह पर अकेला कौन आ सकता है। सेफ्टी के लिहाज से उस आदमी ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और दूर से आ रहे कदम भी सावधानी से रुक गए। उसके हाथ में जादू का पत्थर सामने वाले जीव पर निशाना साधे हुए था और जैसे ही वो फेंकने ही वाला था, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और देखते ही रह गए। शैली को यहाँ देखकर वो आदमी सचमुच हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी काबिलियत के बल पर यहाँ तक कैसे पहुंच पाई। फिर जब शैली ने आपदा की गुफा का नक्शा निकाला तो उसे सब समझ में आ गया। उसे अब एहसास हुआ कि उसने खुद को कितनी कम तैयारी के साथ यहाँ झोंक दिया था। उसे तो ऐसी किसी चीज के बारे में पता भी नहीं था। रास्ते और राक्षसों की जानकारी वाला नक्शा सचमुच किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन फिर भी इस लेवल की किसी योद्धा को यहाँ नहीं आना चाहिए था। और उस आदमी को जल्द ही अंदाजा हो गया कि वो यहाँ क्यों आई है। अगले ही पल वो नक्शा मेरे पास छोड़ दो और मेरे बताए रास्ते से वापस चली जाओ। इस अचानक आए ऑर्डर ने शैली को एक अजीब सी ठंडक का एहसास कराया, लेकिन उस आदमी के चेहरे का भाव उसे धोखा नहीं दे सकता था। शैली के मन में साफ था कि ये सख्ती उसकी फिक्र में की जा रही थी, लेकिन जब यहाँ उससे कोई वास्ता न रखने वाला इंसान अकेले आपदा की गुफा से लड़ने आ सकता है तो उसके पीछे हटने की क्या वजह हो सकती है। माफ करना, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। ये वो जगह है जहाँ राज्य के पूरे योद्धा दल का सफाया हो चुका है। यहाँ तुम अकेले नहीं पड़ सकते और तुम यहाँ सिर्फ रास्ते में आओगी। उस आदमी ने उसे डराकर भगाने की और कोशिश की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शैली का इरादा कितना पक्का है। उसने चर्च के लिए दिए जाने वाले सारे पैसे भी वापस ले लिए थे ताकि मकड़ियों से लड़ने के लिए सूखी घास के बीज और पिशाचों को रोकने के लिए नीलम खरीद सके। शैली की पूरी तैयारी के सामने उस आदमी को अपना यूं ही घुसाना कुछ ज्यादा ही उतावलापन लगा, और ये भी साफ था कि शैली का इरादा अब उसके बहकाने से मानने वाला नहीं था। ये सोचते हुए कि उसकी दी हुई जानकारी गुफा को साफ करने में बहुत काम आएगी और उसका रूप बदलने का जादू फिलहाल 9 घंटे और चल सकता था, आखिरकार उस आदमी ने शैली के साथ चलने की बात मान ली। इसी बीच एविल ड्रैगन संघ के अंदर कनेरा शहर में पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं की खबर लेकर पहुंची, लेकिन उसे हैरानी हुई कि राजकुमार वांग के भेष बदलकर घुसपैठ करने से कहीं ज्यादा एक मामूली एडवेंचरर का आपदा की गुफा में घुसना दैत्य गैरोड को बुरी तरह भड़का गया था। दूसरी तरफ अभी अभी साथ चलने का फैसला करने वाले दोनों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे 3-6 आंखों वाली मकड़ियां उनकी तरफ बढ़ रही थीं। शैली की भी फिक्र करते हुए इन राक्षसों से लड़ना उस आदमी के लिए सचमुच मुश्किल हो रहा था, लेकिन अगले ही पल शैली ने उसका हाथ झटकते हुए खुद ही उनकी तरफ दौड़ पड़ी। फिर एक काला थैला सीधे उस मकड़ी की तरफ उड़ा और उसे छूते ही फटे थैले में से अनगिनत छोटे छोटे दाने निकलकर बिखर गए। हैरानी की बात यह हुई कि उस मकड़ी की आंखें तुरंत बुझ सी गईं और उसके हमले की सारी समझ खत्म हो गई। वो सीधा पत्थर से जा टकराई, मानो चमगादड़ की तरह अंधी हो गई हो। उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि शैली की ये चाल इतनी कारगर होगी। पहले जहां वो मुश्किल से एक मकड़ी को हरा पाता था, वहीं अब 3-6 आंखों वाली मकड़ियों का ऐसे आसानी से सफाया हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस भूल भुलैया में वो पूरा दिन चक्कर लगाता रहता था, अब उसका सही रास्ता एकदम साफ नजर आने लगा। बेशक वो जानता था कि ये सब उन पूर्वजों की ही देन है जिन्होंने अपनी जान देकर ये डिटेल स्ट्रेटेजी बनाई थी। ये नक्शा अपने साथ शैली की पूरे गांव की सारी उम्मीदें लिए हुए था और उसके इस भरोसे के लिए वो आदमी भी इस गांव की खातिर लड़ने को तैयार हो गया। इस अचानक आए इरादे को सुनकर शैली कुछ पल के लिए खो सी गई, क्योंकि उसे याद था कि उस आदमी ने यहाँ सिर्फ लेवल बढ़ाने आने की बात कही थी। उस पल शैली की आंखों में एक ऐसा भाव आ गया जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाई, लेकिन खतरा
खतरा फिर से मंडराने लगा। अंधेरे में से अचानक एक पंजा निकला और सीधे उस आदमी की छाती पर वार कर दिया। हालांकि उसने फुर्ती से तलवार से बचाव कर लिया, लेकिन उस हमले का जोर इतना था कि वो जोर से दीवार से जा टकराया। ये 42 लेवल का एक जागीरदार था, जो शायद खुद मालिक के बाद सबसे बड़ा राक्षस था। शैली से जल्द ही इसकी सच्चाई सामने आ गई। जागीरदार के पास बहुत पावरफुल रेंज अटैक करने की क्षमता थी और उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका था उसके बेहद करीब जाना। खास तौर पर उसके दाहिनी तरफ एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था जहां से वो देख नहीं पाता था। शैली के बताए तरीके को अपनाते हुए उस आदमी ने बेहतरीन अंजाम दिया। एक ही वार में उसने जागीरदार का दाहिना हिस्सा काट डाला, लेकिन हमले अभी खत्म नहीं हुए थे। उसके हाथ का लाल मैजिक स्टोन फटा और उसमें मौजूद आग की ताकत ने उस राक्षस के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उसके बालों को जलाती हुई तेजी से पूरे तन पर फैल गईं और उसी पल उसकी नीली तलवार की चमक फिर से दिखी। बिना कोई मौका दिए उसने लड़ाई को एक ही झटके में खत्म कर दिया। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े राक्षस को हराना इतना आसान हो सकता है, और देखते ही देखते उसके अगले इवोल्यूशन में सिर्फ 10 लेवल का फासला रह गया था। हालांकि मालिक से मिलने से पहले इसे पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी तरक्की की रफ्तार हैरान करने वाली थी। एक ढांचे से धीरे धीरे ये मांस मज्जा वाला शरीर बन गया था। अब शायद वो इंसानों के और करीब पहुंच सकेगा। उस आदमी ने मन ही मन यही उम्मीद की। लेकिन फिलहाल इन सब से ध्यान हटाकर वो आदमी शैली से मालिक की स्थिति पूछने लगा। कहा जाता था कि वो टाइटन नाम का एक दैत्याकार राक्षस था जिसके पास अपार ताकत थी। उसी के हाथों अनगिनत योद्धा और एडवेंचरर मारे जा चुके थे। बेशक वो अजेय नहीं था। उसके शरीर पर एक ऐसी कमजोरी थी जो उनकी जीत की चाबी बन सकती थी। लेकिन उसी पल उस आदमी के दिल में एक डर सा घर कर गया। उसे बस यही उम्मीद थी कि उसका इंसानी रूप खत्म होने से पहले ही लड़ाई खत्म हो जाए। क्या आखिरकार इस गांव को मुक्ति मिलने वाली थी? आपदा की गुफा के आखिरी मालिक टाइटन राक्षस को ये पूरी जेल का दिल कहाँ जा सकता था? यहाँ की सारी पावर का चक्कर उसी से चलता था जो अनगिनत राक्षसों को गुफा से बाहर भेजता था। बस उसे खत्म कर देने से ऑन्टफील्ड का हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता, लेकिन इसके पीछे का खतरा साफ था। उस आदमी ने अकेले उस राक्षस का सामना करने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसने कई योद्धाओं और एडवेंचरर लोगों को खत्म किया था। लेकिन उसे मानना पड़ा कि शैली की जानकारी के साथ उसके जीतने के आसार कहीं ज्यादा थे। फिर भी उस आदमी ने एक बार फिर पूछ लिया, क्या तुम सच में वापस नहीं जाना चाहती? बिल्कुल नहीं, मैंने राक्षसों के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं उनसे लड़ नहीं सकती, लेकिन कभी कभी उनका ध्यान भटका सकती हूँ। शैली का इरादा देख उस आदमी ने उसे और नहीं रोका। बस इतना जानता था कि शैली मरने तक लड़ने को तैयार थी। तभी आसपास का माहौल बदलने लगा और अंधेरे में एक लंबी आकृति उभरने लगी। आखिरकार वो आ गया, टाइटन राक्षस। उसके लेवल का अंतर देख उस आदमी को पूरी तरह अलर्ट हो जाना पड़ा। उसके पंजे देखकर ही रूह कांप जाती थी, क्योंकि टाइटन राक्षस बहुत तेज दौड़ सकता था और उसके लोहे जैसे पंजे उसके शिकार को काटने के लिए ही बने थे। बेशक हर बड़े राक्षस में कोई ना कोई कमजोरी होती है। उसके सिर के नुकीले सींग उसके शरीर के बाकी हिस्सों से काफी छोटे थे। इस वजह से वो केवल सीधी लाइन में ही अपनी पूरी रफ्तार दिखा पाता था। इसलिए हमें जिग-जैग तरीके से चलते रहना होगा ताकि उसके हमले से बच सकें। लेकिन क्या यह सच में कारगर था? जब उस राक्षस का सामना हुआ तभी उसकी असल दहशत का अंदाजा लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जिग-जैग तरीके से चलने पर भी वो तेजी से उनके पास आ रहा था। उसके ठंडे पंजे लगातार पीछा कर रहे थे और आखिरी पल में उस आदमी ने एक करवट लेकर उसके हमले को बेकार कर दिया। लेकिन वो जानता था कि यूं बचते रहना आखिर तक नहीं हो सकता। एक बार भी हमला लग गया तो सीधे मैदान से बाहर। क्या बस इसी तरह बचते रहना था? फिर जब राक्षस ने फिर से फासला बढ़ाया और अपने पंजे से हमला किया तो इस बार वो दीवार के पत्थर से टकराकर रुक गया, और यही उस आदमी के पलटवार का सुनहरा मौका बन गया। राक्षस की ताकत का सोर्स ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसके छोटे छोटे सींग। लेकिन इस मौके का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। सोचा था कि इससे उसकी रफ्तार कम होगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उस आदमी के होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? तभी एक और तलवार हवा में चली और सीधे राक्षस की पीठ पर लगी। ये शैली का अटैक था, लेकिन नतीजा उसे भी चौंका देने वाला रहा। तलवार की धार उसकी खाल में 1 इंच भी नहीं घुस पाई। उसका शरीर लोहे की तरह सख्त था, लेकिन अब राक्षस बुरी तरह भड़क चुका था और अपने हाथ के एक झटके से दोनों को दूर फेंक दिया। शैली ने उस आदमी की तरफ फिक्र से देखा, लेकिन उसे बस मामूली सी चोट लगी थी जो जादू से ठीक हो सकती थी। लेकिन इससे उसकी मैजिक पावर तेजी से घटने लगी थी। अब वो जैसे तैसे अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना उसका रूप बदलने वाला जादू टूट जाता। हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। अब वो पहले की तरह चोरी से अपना रूप भी नहीं बदल सकता था, क्योंकि शैली बहुत करीब थी। अगर उसने उसका असली रूप देख लिया तो वो डर के मारे बौखला सकती थी। लेकिन अगर जल्द ही राक्षस को न हराया गया तो उनके बचने की भी उम्मीद नहीं थी। और इस समय सबसे जरूरी ये था कि राक्षस का ध्यान फिर से खुद पर खींचा जाए, क्योंकि शैली उसके एक भी वार को झेल नहीं सकती थी। ये सोचकर क्रोम ने बिना देर किए जमीन से पत्थर उठाया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर दे मारा। लेकिन शायद राक्षस की खाल बहुत मोटी थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जब बात नहीं बन रही थी तो क्रोम ने अपनी तलवार उठाई और उसकी पीठ के पिछले लटकते हिस्से पर निशाना साधा। तेज दर्द से बौखलाया राक्षस जोर से चिल्लाया और पलटते हुए एक बार फिर अपने पंजे से हमला किया। लेकिन क्रोम ने पहले ही भांप लिया था और आसानी से बच निकला। उसकी दुम पर वार करने से उसे खतरनाक चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका ध्यान
ध्यान जरूर खींच गया था। बस इतना ही काफी था। अब बस उसे जिग जैग तरीके से भागते हुए उसके हमलों से बचना था। लग रहा था कि क्रोम अब राक्षस के हमले की लय समझ चुका था और हर बार ठीक उसी समय बच निकल रहा था। लेकिन इससे राक्षस और ज्यादा आग बबूला हो गया। अब वो इन मक्खियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपना मुंह खोलकर आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया, राक्षसी सांस। क्रोम ने तुरंत उसकी नीयत भांप ली। उसे लग रहा था कि वो सचमुच बुरी तरह भड़क गया है। ये एक ऐसा जहर था जो कुछ ही पलों में इंसान को बेकार कर देता था। हालांकि इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता था, लेकिन ये बहुत तेजी से आसपास के पूरे एरिया में फैल सकता था।